Good evening, everybody. Most of us are already in. So, as we all know, today we have gathered at Yupaka Natural Therapy Center to listen to know more about immunity, to know about age reversal, how we can reduce our age, how we can, look younger, how to work on ourselves. Before we start the program with Dr. Vikram Yadav, I want to give introduction. I want to introduce to you all about the Yupaka Natural Therapy Center. So this institute is formed at Abu Road, beautiful city of Mount Abu at Rajasthan. Yupaka's Natural Therapy Center, we aim to treat human diseases through natural resources, natural practices that Mother Nature has given to us through processes like naturopathy, yoga, hydrotherapy, mud therapy. Uh, Dr. Suvesh Sharma, our director, is also here, and Uttam sir, CA Uttam Agrawal is also here, who's the chairman of our group. I would like to give the I would like to pass on the mic to Dr. Suvesh Sharma and Dr. Vikram Yadav to carry on this program, sir. I am unmuting you both. Dr. Vikram ji. So you are on mute now. Okay, I'm visible? Yes, sir. Yes, sir. Please start. Okay. So today we'll be working on the anti-aging part. I think Suvesh sir is there? Yes, he is there. He will also, you start, sir. He will also. Okay. तो एंटी एजिंग पे जब भी हम लोग बात करते हैं, और आज तक हमने एंटी एजिंग की जो बात करी है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हम लोग सदा जवान रहें, पहली इच्छा हमारी ये होती है। दूसरी हमारी इच्छा है क्या हम ज्यादा दिन तक जिए, और तीसरी हमारी इच्छा है कि एटलीस्ट ये एंटी एजिंग क्रीम के थ्रू तो ना हो। तो हमारी एंटी एजिंग जो स्टार्ट होती है वो एंटी एजिंग क्रीम से स्टार्ट होती है। सुबह की मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट होती है कि मॉर्निंग वॉक करें, एंटी एजिंग क्रीम प्रॉपर्ली लगाएं, थोड़ा सा प्रॉपर्ली नींद का ध्यान रख लें, अपने आप एंटी एजिंग हो गई। तो आज मेरी बात हो रही थी मेरे एक पेशेंट से। ही इज डायबिटिक एंड उनकी एज है अराउंड 66। तो जब हम बात कर रहे थे तो हमने ही केम फॉर द बैलेंसिंग प्रॉब्लम, मेरे पास आए थे, बैलेंसिंग प्रॉब्लम को लेकर आए थे। तो आई लाइक वेरी मच सरप्राइज्ड, उनका एज का ग्राफ कितना स्पीडली पिछले 5-6 साल में बढ़ा। और अब वो मेरे पास जो आए थे वो ही वॉज गुड एट हेल्थ, हार्ट हेल्थ उनका बहुत बढ़िया था। उनका हार्ट हेल्थ के साथ में उनका everything was very good, but the problem was balance was not good. Regularly ये होता था कि वो बैलेंसिंग की वजह से जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं। So Dr. Suvesh Sharma is also with us. Good evening, everyone. Hello, sir. So please tell us about yourself. Good evening, everyone. I am Dr. Suvesh Sharma, your fitness expert and naturopath from Yupaka Sports Natural Therapy Center. And हम आज आए हैं डॉक्टर विक्रम यादव से कॉन्वर्सेशन करने के लिए और जानने के लिए कि क्या होता है एज रिवर्सल एंड इम्यूनिटी के बारे में। ओके, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है जब दो दिग्गज जो एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही फील्ड से है, जब वो बात करते हैं आम आदमी के लैंग्वेज में, तो वो कैसे कॉन्वर्सेशन होता है और आपको कैसे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्या क्या चीजें आपको सीखने मिलती है, वो सब चीजें आज हमको मिलेगा ये इंटरेक्शन से। तो जल्दी हम लोग ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे विद डॉक्टर विक्रम यादव, और मैं चाहूंगा कि सब हमारे साथ में आखिर तक जुड़े रहे
और लास्ट में जाके आपके सवाल भी हम लेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके जो भी रहेंगे वो भी हम आंसर करेंगे। हम चाहेंगे कि यूपाका नेशनल थेरेपी सेंटर के माध्यम से हम जो भी हमारे जो व्यूअर्स है, जो भी हमारे पेशेंट्स है, जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग क्लियर करेंगे। और ओवर टू डॉक्टर विक्रम यादव जी। नमस्ते सर। डॉक्टर सुवेश, बिफोर वी स्टार्ट विद डॉक्टर विक्रम, आप कुछ एक दो थेरेपीज बताना चाहेंगे जो हम हमारे इंस्टीट्यूट में शुरू करने जा रहे हैं, यूपाका नेशनल थेरेपी सेंटर पे जो शुरू करने जा रहे हैं, तो कोई दो थेरेपीज के बारे में आप बताएंगे सर? ऑफ कोर्स। वैसे तो हमारे यूपाका नेशनल थेरेपी सेंटर में देयर आर वैरायटीज ऑफ थेरेपीज, बट मैं दो ऐसी थेरेपीज आज आपको बताने जाऊंगा जो कि इंडिया में न्यू है और यहाँ पर मतलब बहुत कम है, बहुत कम सेंटर्स है जिसमें है, बट वो हमारे सेंटर में जो जरूर उपलब्ध है। तो फर्स्ट है कोलोन थेरेपी। कोलोन थेरेपी ऐसे थेरेपी है जिसे अभी मेजर इश्यूज है, आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, इनडाइजेशन हो गया, इंटेस्टाइन्स में जो भी हमारे जो मल है जो वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो वो जो थेरेपी है वो हमारे सेंटर में उपलब्ध है, पूरी नेशनल थेरेपी है, जो जिससे क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिपेशन जो मल जो आपके इंटेस्टाइन में जमा रहता है, वी क्लियर दैट थिंग। तो वो थेरेपी हमारे यहाँ पर है और ये हर एक व्यक्ति जो है वो कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एज का व्यक्ति है वो नहीं कर सकता है। इससे हमारे जो भी इम्प्योरिटीज है बॉडी का, डिटॉक्स जो प्रोसेस बोलते हैं, नेचुरोपैथी इज बेसिकली बेस्ड ऑन डिटॉक्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स। तो वो जो डिटॉक्स जो थेरेपी जो हमारे नेचुरोपैथी में आती है, वो इससे हमें एकदम एक्सट्रीम लेवल में मिल जाता है एंड वी क्लियर ऑल द डिटॉक्स एलिमेंट्स फ्रॉम आवर बॉडी। सेकेंड जो थेरेपी है जो हमारे सेंटर में बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध है, दैट इज मड थेरेपी, क्योंकि वी प्रमोट नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एज वेल। एंड हमारे जो थेरेपी सेंटर है उसमें हम लोगों ने काफी प्रोविधान किया है। जो भी हमारे जो पेशेंट्स है, जो भी हमारे जो थेरेपी सेंटर में आएंगे, तो उन्हें नेचुरल रूप में हम जो मिट्टी है, जो मड है जो बोलते हैं, वो हम उनको उपलब्ध कराते हैं। मड थेरेपी बेसिकली ये बहुत प्राचीन एंशिएंट थेरेपी है। इट इज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। बट अभी जैसे नेचुरल रूप में सोप आ गया, सोप हम लोग यूज करते हैं, बट पुराने जमाने में वी यूज्ड टू हैव बाथ विद मड ओनली। तो ये सब जो थेरेपीज है ये हमारे नेशनल यूपाका नेशनल थेरेपी सेंटर में अच्छी तरह से उपलब्ध है। और हम चाहेंगे जो भी हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं आज, तो इस जो थेरेपीज है जो नेचुरल तरीके से जो उपलब्ध है आपके लिए, प्लीज जरूर आइए और हमारे यहाँ पर आके आप इस अवसर का लाभ उठाइए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। जी डॉक्टर विक्रम जी। एक सेकंड, वो म्यूट पे चले गए, अनम्यूट है। सो डॉक्टर विक्रम जी विल बी टेलिंग अस कि किस तरीके से हम हमारी एज पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे एज कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक इफ यू आर फॉर एग्जांपल यू आर 35 एंड स्टिल यू कैन लुक maybe 26, 27, that would be our agenda कि किस तरीके से हम एज रिवर्सल पे प्रोग्राम पे हम काम कर सकते हैं। मैम एज रिवर्सल मतलब पता है क्या है? 5 साल छोटा होना नहीं है। ओके, इससे बियॉन्ड है। ओके, अगर मैं एज रिवर्सल की बात करूं तो यहाँ पर when we are talking about age reversal, when I'm talking about how to anti-aging, एंटी का मतलब यहाँ है, पहले तो मुझे ये समझना होगा एजिंग होता कैसे, एजिंग का प्रोसेस क्या है और क्यों होता है एजिंग, और क्या प्रोसेस है जिसे हम बात पता क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अभी इन दिनों में महादेव देख रहा हूँ, तो उसमें ज्यादातर जो वरदान है ना वो एक ही बात को लेकर है कि मैं अमर कैसे बन जाऊं, मैं कैसे अमर रहूं। तो इसी पे रिवॉल्व करता है हर महादेव। तो जब वहां पे बात चल रही थी, इट वाज सी आई टेल यू दिस इज हमारी, अगर ह्यूमंस की आकांक्षाओं की बात करें ना, तो दो शुरू से है। एक तो मैं कैसे उड़ लूं पंख लगा के, और मैं कैसे बहुत दिनों तक जिंदा रहूं, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं कभी मर जाऊंगा।
स्टार्ट वहीं से होती है बात, ठीक है। चूंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, आपको पता है द मोमेंट यू टेक बर्थ यू आर ट्रेवलिंग टुवर्ड योर डेथ। अब ये प्रोसेस कितना सुखमय हो वो एंटी एजिंग है, और ये प्रोसेस कितना डिलेड हो वो एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग का मतलब है कि जब मैं अपने 40s में हूं, जब मैं अपने 100 में हूं, जब अगर मैं 100 साल का हूं तो मेरे में इतना पोटेंशियल हो कि मैं अपने फीते बांध सकूं, ये एंटी एजिंग है। जब मैं 100 साल का हूं तो मेरे में इतना दम हो कि मैं अपना सामान राशन का दुकान पे से घर लेके जा सकूं जो मेरा चौथे माले पे है, और मैं सीढ़ियां चढ़ सकूं, ये एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं व्हेन आई एम इन 100, जब मैं 100 साल का हूं तो मैं बुरे 100 साल में नहीं हूं। मैं ये नहीं गिन रहा दिन कि मैं मरूं कैसे, मैं ये देख रहा हूं कि मैं इस वक्त को और जो मेरा रिटायरमेंट का पैसा है उसे एंजॉय कैसे कर सकूं। आई स्टिल वांट, अगर आप मेरे से पूछोगे सुबह सर ने, जब हमारी सुबह बात हो रही थी कि सर आपका जो 100 साल का सपना है वो क्या है, तो मेरा 100 साल का सपना मैम पता है क्या है? मेरा 100 साल का सपना यह है कि मैं स्कीइंग कर सकूं जब मैं 100 साल का हूं। जब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं 100 साल का हूं तो मैं भाग सकूं, मैं मैराथन भाग सकूं। पर जब आप लोग जो इतने पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं, आप अपने आप को देखते हो, अपने गिरबान में झांक के देखते हो, यू आर अराउंड 30s to 40s and 60s, ठीक है। यू आर दोज पीपल जिनका ड्रीम है कि वो 100 साल जिए। बट जब मैं आज उनसे पूछूं, जब वो 40s के अंदर हैं, तो मैं उनसे ये पूछूं कि क्या मैराथन भाग पाओगे, क्या भाग सकते हो मेरे साथ में मैराथन? क्या मैं कहता हूं आपको 2 सीढ़ियों को जंप करना है, तो क्या सीढ़ियां जंप कर सकते हो? तो जब मैं एंटी एजिंग की बात करूं तो ये फेज है इस तरीके से कि अगर मैं 100 साल का अगर जी रहा हूं तो अगर मैं 100 साल के अंदर जी रहा हूं तो मैं आपने 40s से काउंट करना चालू करूं कि जो मैं 40s में काम कर पा रहा हूं, यानी मैं 40s के अंदर 42 किलोमीटर भाग पा रहा हूं, तो मैं आशा कर सकता हूं कि जब मैं 100 में हूंगा तो शायद 5 भाग पाऊंगा। 42 मतलब फुल मैराथन हो गया, ठीक है। जब मैं आराम से 10 मंजिल चढ़ सकता हूं 40s के अंदर, तो मैं आशा कर सकता हूं कि मैं 100 के अंदर ऐसा कर सकूं। ये एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग का मतलब है हाउ कुड आई डिले माय डिजीजेस, यानी मैं जिंदा कैसे रह सकूं 100 साल तक। जिंदा कैसे रह सकूं मतलब कि मैं अपनी उम्र को किस तरीके से आगे की तरफ धक्का दे सकूं, अपनी बीमारियों को आगे साथ धक्का दे सकूं कि वो आगे की तरफ खिसक जाए। इसका मतलब डॉक्टर सुवेश, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कैंसर नहीं होगा, मेरे हाई बीपी नहीं होगा, मेरे डायबिटीज नहीं होगा ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि मैं इन सब बीमारियों को 20-20 साल आगे की तरफ धक्का दे सकूं, तब जाके मैं एंटी एजिंग वाले प्रोसेस में हूं। तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि मैं 20 साल ज्यादा जीऊंगा उन लोगों से जो मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं। According to me, this is anti-aging. Anti-aging is your when you insured, आपने अपने जॉइंट को इंश्योर कर रखा है, आपने अपने इंटरनल ऑर्गन्स को इंश्योर कर रखा है, इंश्योरेंस कर रखा है, वो मेरा एंटी एजिंग है। सुवेश जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इसके ऊपर? हाँ, मैं वही मैंने आपकी जो बातें सुनी तो मुझे ये मालूम हुआ कि आप कहना चाहते हैं कि एंटी एजिंग मतलब मैं कितना ताकतवर रहूं और कितना टाइम तक लंबा, जितना ज्यादा मेरी ताकत रहेगी वो मुझे हेल्प करेगी फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए। एग्जैक्टली। तो आज ना अभी मेरे ऑडियंस में से हाँ बोलिए ना, बोलिए सर, तो मुझे ये जानना सर था बोलिए कि सर। मतलब वो ताकत जो हमें मिलती है, तो क्या क्या चीजें हमें ऐसी करनी रहेगी जिससे हमें वो ताकत मिलेगी जो कि हमें सरवाइव करने के लिए हेल्प करेगी। लाइक इतना लंबा जो आपने बोला कि एंटी एजिंग, जो मुझे इतना लाइफ लॉन्ग जीना है, जिंदगी भर अमर होना है,
तो वो कैसे हम लोग सर्वाइव, मतलब कैसे हमको प्राप्त हो? पता है, ये सवाल जो है ना सर, आपने यक्ष प्रश्न पूछ लिया, यही तो पूरा जस्ट है, इसी पे तो सब कुछ चलता है। आज अगर मेरे ऑडियंस के अंदर मेरे को पूनम जी दिख रही है, पूनम जी को मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं पूनम जी से पूछूं तो पूनम जी मुझसे ये सपनों की बात नहीं करेगी कि डॉक्टर विक्रम आपका जो सपना है ना स्कीइंग करने का और बीच पे जाने का, वो मेरा सपना नहीं है, मैं नहीं करती, मेरे को नहीं जाना वहां पे। मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरे बच्चों की शादी देख लेनी है और उसके अंदर मैं नाच लूं महिला संगीत के अंदर, मुझे वो चाहिए। पूनम जी सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एक बार आप अनम्यूट करके बताओ मुझे। पूनम जी के चेहरे पे स्माइल आ गई है, एक बार वो अगर बोलेंगे भी तो बहुत अच्छा लगेगा। पूनम जी क्या बोलते हैं बताइए। मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ मैम सर, एक एक बार सेकंड। पूनम मैम को अनम्यूट कर देंगे? जी 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 जी। हाँ जी सर। हाँ मैम बताइए। हाँ मैंने जो बात बोली वो सही बात बोली ना, आपको मैराथन नहीं भागना, आपको भागना है सिर्फ आपको एक काम करना है, शादी के अंदर मैं एक्टिव रहूं, जब मेरे दोहितों की और मेरे बच्चों की मेरे ग्रैंड सन्स की शादी हो तब मैं एक्टिव हाँ रहूं जी और मैं भाग भाग के काम कर सकूं और सब ये बोले यार पूनम पहले तो ऐसे नहीं थी यार, अभी कैसे हाँ भाग जी रही है। हाँ जी यही बिल्कुल। चाहिए ना मैडम, आपके हाँ हिसाब जी से एंटी एजिंग प्रोग्राम यही है, अगर ये मिल जाए काफी है। हाँ जी और मेरा जैसा लालची इंसान भागना चाहता है मैराथन के अंदर, आपके लिए तो इतना ही संतुष्टिदायक है। एग्रीड जी है ना? हाँ तो जी पुनः मैम अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो यहाँ पे है ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पहले पूछ रहा हूँ rather than आप मेरे से सवाल पूछे। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है पूनम, ये सपना है ना आपका ही नहीं है, आपकी है ना? नहीं सबका ही है सर। मैडम सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सही है, बिल्कुल सही है ठीक सर। है, तो है ना, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, क्या करोगे आप? क्या मैं ये करने को तैयार हूँ सर, आप बोलो तो सही, मैं ये करने को तैयार हूँ और ये चीजें मैं कर लूंगी, आप छोड़ दो मेरे पे, क्योंकि एंटी एजिंग के मैं आपको गुर बता सकता हूँ, करने वाला कौन है, मैं या आप? हमें ही करना पड़ेगा सर। हमें ही करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए तैयार हैं? जी मैं आपको बोलूंगा मैडम ये टाइम पे तो खाना है, ये टाइम के अंदर सोना है और ये इतना ही खाना है और इतना ही रहना है, आप उसके लिए राजी हो? सर कोशिश कर सकते हैं, करना भी चाहिए। करना भी चाहिए, ठीक है मैडम, बहुत अच्छी बात है, कोशिश भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए और राजी हाँ भी जी हो, ठीक है। जी तो हाँ जी नेहा मैम, मेरा अपने ऑडियंस से ये सवाल है कि व्हाट हाउ मच यू आर विलिंग, आप कितना ज्यादा चाहते हो कि आप, और कितना दे सकते हो कि आप एक एंटी एजिंग प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो सको। रिगार्डिंग द एफर्ट पार्ट, आप अपनी कितना दम लगा सकते हो। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि उनको फाइनली चाहिए क्या? जैसे मैंने पूनम जी से बात करते करते सिर्फ इतना सा पूछा, पूनम जी ने बोला मेरे को ये चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो मेरे को अपने ऑडियंस से ये पूछना है। सर ऑन बिहाफ ऑफ ऑडियंस मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एवरीबॉडी वांट टू लिव लॉन्गर, सब लंबा जीना चाहते हैं और सब ये चाहते हैं कि लंबा जब जी रहे हम हेल्दी भी रहे, फिट भी रहे, स्ट्रॉन्ग भी रहे। तो ये सबका है, सबके अलग अलग गोल्स होंगे। कोई मैराथन भागना चाहता है 80 की उम्र में, कोई डांस करना चाहता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के शादी में, कोई और वांट्स टू लुक यंगर, बट सबके कुछ ना कुछ उस तरीके के ही ड्रीम्स होंगे, आई एम श्योर। अब आप जो कहना चाह रहे हो कि इसके लिए हम क्या करने के लिए तैयार है, तो सर वो बताइए हमें करना क्या होगा इसके लिए। करना क्या होगा मैडम, बिल्कुल सही बात है। तो मैम इसके लिए पहली चीज तो ये करनी समझनी होगी कि एंटी एजिंग का प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल तब होता है कि जब आपको ये बात समझ में आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे घंटे की जो हम लोग बात करने वाले हैं कि एंटी एजिंग वाले प्रोग्राम चार्जर में काम आ रहा है। मुझे एंटी एजिंग वाले प्रोग्राम में मुझे लाइफ लॉन्ग एनरोल होना होता है, रादर देन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये शादी की तरह है, एक लाइफस्टाइल है, रादर देन तुरंत फुरत। तो मैं इस तुरंत फुरत को आपको 4 या 5 बातें बता सकता हूं कि अगर आप ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको ये करना है, करने वाले आप ही। आगे मैं अगर चलता हूं, सुबह सर, जब हम सुबह Yes, sir. बात कर रहे थे तो
आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर आप जब बात कर रहे थे एंटी एजिंग की, तो आप बार बार ये बात क्यों बोलते हो कि मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, रादर देन मुझे ज्यादा लंबा जीना है। यू हैव टू बी इन प्रोटेक्टिव फेज, आपको प्रोटेक्टिव फेज में रहना है रादर देन डिफेंसिव फेज में। आपको याद है हमारी जब बात हुई थी तब आपने मुझसे पूछा था कि सर आप ऐसा क्यों बोलते हो। तो मैं जब इनसे बात कर रहा था तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं मेरे चूंकि मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो ऑर्थोपेडिशियंस हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि मैं उनसे पूछ रहा था कि व्हाट आर द नॉर्मली कॉजेस ऑफ डेथ इन ऑर्थोपेडिक कंडीशन, ऑर्थोपेडिक कंडीशन में लोग मरते क्यों हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि दो तरीके से मरते हैं, एक तो होती है स्लो डेथ और एक होती है फास्ट डेथ। फास्ट डेथ कब होती है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी फीमर टूट गई, उसको इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन होने के बाद में वो डेथ हो गई। दूसरा है स्लो डेथ। स्लो डेथ के अंदर हुआ कि आप कि हल्का हल्का इन्फेक्शन हो रहा था, ठीक है, आपके सांस छड़ रहा था और आपका बैलेंस नहीं बना और आप ट्रिप कर गए और आपका सर टकरा गया कोने पे और अब आप हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटलाइज होने के बाद में डॉक्टर ने बात बोला कि आपको पार्किंसनिज्म हो चुका है और आपका हेड इंजरी हो चुका है, अब आपको ध्यान से संभल के चलना है। और हम संभलने के चक्कर के अंदर बेड रिडन हो जाते हैं और बेड रिडन होने में हमारी जो मौत आनी चाहिए 20 साल बाद में, वो रगड़ते रगड़ते 5 साल में आती है, यानी दैट इज स्लो डेथ। और स्लो डेथ का कोई अकाउंट नहीं होता, स्लो डेथ का कोई अकाउंट नहीं होता। हमारे पास जो डेथ का अकाउंट रहता है वो हमारा अकाउंट रहता है फास्ट डेथ का। तो मैं फास्ट डेथ की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्लो डेथ की बात कर रहा हूँ तो आप कितने ही लोग हैं, जितने भी हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग नोटिस करेंगे कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्लो डेथ, इट इज ऑल अबाउट योर, आप कैसे अपने डिजीजेस को बचा के रखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैम एक बार अपने स्लाइड्स खोलेंगे, एक बार आप स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन शेयर एक मिनट। हाँ मैं 1 सेकंड लगेगा, मुझे 1 मिनट लगेगा बस। जी स्क्रीन शेयर कर दी सर। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एजिंग होता कैसे है। पहली बात तो ये समझना होगा, जब हम ये चीज समझ लेंगे ना तो मैम आपको सवाल कि एंटी एजिंग होता कैसे है। पहली बात तो क्या होता है, एजिंग होने का प्रोसेस समझो। एजिंग होने का प्रोसेस क्या है, आपके जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद में डिफरेंशिएट होते हैं। एक छोटे सेल की बात कर रहा हूँ जो पैदा हुआ है, यानी एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पे है ना सुवेश सर, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कि व्हेन आई एम टॉकिंग, मैम इसके पीछे करेगा, ऑटोफेजी के पीछे करेगा, एजिंग के ऊपर, और पीछे जाइए मैम, और पीछे जाइए, और पीछे जाइए। जी डीएनए और प्रोटीन डैमेज। सुवेश सर मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, अगर आपको कहीं भी लगे ज्यादा मेडिकल हो रहा है तो प्लीज मुझे रोकिएगा। ओके फाइन। मैं आई विल रियली रिक्वेस्ट विद द ऑडियंस, अगर वो अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं ना तो मैं उनसे रूबरू उनको देख के इजीली बात कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी निमेश जी को अच्छे से देख पा रहा हूँ, निमेश जी के साथ में उनकी आई डोंट नो वाइफ है या देयर इज समबडी, तो इट वुड बी वेरी, आई विल बी वेरी हैप्पी जब मैं ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट होता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि अगर मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा तो उनकी आंखों में वो डर पढ़ लेता हूँ मैं कि यार ये मेडिकल कहाँ से घुस रहा है। तो आप अगर अपना वीडियो ऑन करके रखोगे तो इट बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी। सो जब भी मैं बात कर रहा हूँ एजिंग की, तो एजिंग का प्रोसेस ये समझो कि एक छोटा सा सेल है, वो ग्रो करा और डिफरेंशिएट हुआ यानी वो स्टेम सेल है, स्टेम सेल डिफरेंशिएट हुआ, अब वो बन गया लिवर सेल, कार्डियक सेल, मतलब हार्ट सेल, और ये अलग अलग टाइप के सेल बन गया। मान के चलो कि ये प्रोसेस स्लो हो गया, या फिर ये प्रोसेस के अंदर वायरस लग गया। इसका मतलब कि जो लिवर सेल बनना था वो नहीं बन पाया और वो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया। डिफरेंशिएशन यानी भिन्नता नहीं आ पाई, अलग अलग सेल नहीं हो पाए।
तो हमारा एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और ये स्टार्ट होता है अराउंड 40 इयर्स के पास, 40 साल के पास में ये स्टार्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन। जब मेरी लास्ट क्लास थी तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया था, जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि ये हमारे एक ऑडियंस ने पूछा था 40 साल पे ऐसा क्यों हो जाता है कि आपका डिफरेंशिएशन भूल जाते हैं। डिफरेंशिएशन हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि 40 साल के बाद में अगर मैं लड़का हूँ तो मैं जितनी भी स्त्रियों को देखता हूँ तो मैं उनका डिफरेंशिएशन भूल जाता हूँ, वो सब मुझे माता और बहनें ही दिखती है। तो जब वो मुझे माता और बहनें दिखती हैं, इसका मतलब ये कि आई ऑल्सो लॉस्ट द डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स, इस जोक का मतलब ये है कि जब मेरे अंदर वो इच्छा नहीं है ग्रो करने की, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे कोई और पटानी नहीं है, पहली बात। अब मेरे बच्चे हो चुके, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप द एजिंग प्रोसेस, आई विल स्टॉप द डिफरेंशिएशन प्रोसेस। मैं दिमाग में अंदर बड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा कि बॉस अपन ने जो करना था वो कर लिया, अब अपनी जवानी जा चुकी है, और जवानी चूंकि जा चुकी है तो एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप में से कितने लोग 40 प्लस हैं, वो लोग ये मान चुके हैं कि अब मैं बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो चुका हूं? मुझे चैट के अंदर एक बार लिख के दो। मेरा क्वेश्चन ये है, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि 40 के बाद में हम बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो चुके हैं? मुझे चैट में चाहिए। सर शायद 40 वाले कोई है नहीं हमारे पास, ऑल यंग पीपल आर विद अस, नोबडी इज थिंकिंग ओह लाइक दैट। वेरी गुड। एंड अगर कोई 40 प्लस का है तो कोई आई थिंक इससे सोच नहीं रहा है। आई एम ग्लैड। यस, ओके फाइन, एक का आया। द मोमेंट यू से यस, इसका मतलब पता है क्या हुआ? वेलकम टू ओल्ड एज। द मोमेंट यू अंडरस्टूड दिस थिंग, जहां पे आपने दिमाग में ये बात डाल दी कि आप 40 के बाद में बूढ़ा होना चालू हो गए, मतलब आप एजिंग की तरफ स्टार्ट हो चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ एजिंग, योर माइंडसेट। माइंडसेट जो है वो डिटरमाइन करता है एजिंग में कैसे एजिंग होता है। अब अगर हम आगे चलें तो जहां पे मैं बात कर रहा हूँ डीएनए के बाद में डैमेज प्रोटीन हुआ, डैमेज प्रोटीन के बाद में ज़ॉम्बी सेल निकलने लग गए, और ज़ॉम्बी सेल मतलब जिनके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, और वो आपका एजिंग का प्रोसेस बढ़ाने लग गए। अब अगर मुझे उस एजिंग के प्रोसेस को रोकना है तो सुवेश सर मुझे क्या करना होगा? वहां पे एक हीरो आता है, उसका नाम है, मैम इसका स्लाइड चेंज करिएगा। नहीं, सिट्रुलिन वाली मैम, सिट्रुलिन। ये वाली सर? नहीं मैम, yes, role of citrulline, yes, this one, okay, role of citrulline। citrulline जो है मैम, इससे पीछे वाली, ये सर? रोल ऑफ, मैं अभी अभी आई थी ना, रोल ऑफ सिट्रुलिन, सिट्रुलिन पे आइए और पीछे। आप बोलिए सर, मैं लाती हूँ सर। हाँ बोलिए। बस 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 बस, ओके। तो सिट्रुलिन एक एंजाइम है जो क्या करता है, आपके एजिंग प्रोसेस को रोक देता है। वो क्या करता है, पहली बात तो डिफरेंशिएशन को बढ़ा देता है। और अब मैडम आपकी टिप्स आने वाली चालू हो गई है, जिसके लिए यहाँ पे ऑडियंस भेजिए कि होता कैसे है, रुकता कैसे एजिंग। तो यहाँ पे सिट्रुलिन आ जाता है। सिट्रुलिन एक एंजाइम है सर, सुवेश सर, एक एंजाइम है जो क्या करता है, एजिंग वाले प्रोसेस को डिले कर देता है। डिले ऐसा कर देता है, वो क्या करता है, वो एक कारक है जिसकी वजह से आपके नए सेल बनने लग जाएंगे। अब नए सेल बनेंगे, उसके लिए आपका सिट्रुलिन होना बहुत आवश्यक है। सिट्रुलिन का एक बहुत सिंपल कारक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है रेस्वेराट्रॉल। रेस्वेराट्रॉल बेसिकली आपका ग्रेप से मिलता है और आपका वाइन से मिलता है। वाइन के अंदर खतरनाक वाला रेस्वेराट्रॉल होता है, और रेस्वेराट्रॉल के आपके सप्लीमेंट्स भी आते हैं। तो रेस्वेराट्रॉल बेसिकली क्या होता है, रेस्वेराट्रॉल में इन्होंने नोटिस किया कि जो फ्रेंच लोग हैं खाना खाने के साथ में वाइन पीते हैं, तो उन्होंने देखा कि उनका जो कार्डियक अरेस्ट वाला पार्ट है वो भी लो है, पहली बात।
दूसरी बात उन्होंने नोटिस किया कि उनका एजिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत स्लोअर है, दे आर मोर यंग एंड दे आर मोर रोमांटिक आल्सो, फ्रेंच पीपल। नाउ दिस देन दे हैव अंडरस्टूड कि यार वो वजह क्या है। तो जब उन्होंने वाइन के ऊपर शोध किया तो उन्होंने पाया कि रेस्वेराट्रॉल एक एंजाइम, रेस्वेराट्रॉल एक सप्लीमेंट है। उन्होंने ये रेस्वेराट्रॉल सप्लीमेंट उन्होंने चूहों को जब देना चालू करा तो दे हैव नोटिस्ड कि उनका एजिंग का प्रोसेस बहुत स्लो डाउन हो गया। अब रेस्वेराट्रॉल ऐसा क्या चीज है और क्या हम नेचुरली भी बना सकते हैं? तो इसके लिए हमारे को ये समझना होगा दूसरा प्रोसेस कि आपका एजिंग होता कैसे है, सिट्रुलिन बनता कैसे। सिट्रुलिन दूसरा बनता है, दूसरी वजह है सिट्रुलिन बनता है जब बॉडी स्ट्रेस्ड होती है। जब बॉडी स्ट्रेस्ड होती है, द बॉडी व्हेन बिकम स्ट्रेस्ड इट क्रिएट्स सिट्रुलिन। सुरेश सर, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंटी स्ट्रेस की। हाँ, हम बात कर रहे हैं एंटी स्ट्रेस की और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ द मोमेंट यू गेट स्ट्रेस्ड यू आर टुवर्ड्स एंटी एजिंग प्रोसेस। हाँ बताइए सर, क्या कह रहे थे सर आप? सर अभी जो जब स्ट्रेस की बात आ जाती है तो हमें कितना स्ट्रेस, व्हाट इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस? एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस चाहिए हमारे को और कौन सा स्ट्रेस चाहिए, कौन सा यही पूछना चाहते हैं ना सर आप? यस यस सर इन्होंने रिसर्च किया। हाँ, इन्होंने रिसर्च किया, जैसे नेहा मैम अपन बात कर रहे थे, इन्होंने रिसर्च किया चूहों के ऊपर। तो इन्होंने देखा कि जो चूहे, जिन चूहों को इन्होंने चूहों के ऊपर स्ट्रेस देना चालू करा और इन्होंने क्या करा, हल्का हल्का उन पे स्ट्रेस दिया। उन्होंने दो टाइप का स्ट्रेस दिया। पहला टाइप का स्ट्रेस था आपका डिप्राइवेशन ऑफ फूड, यानी खाना कम कर दिया। पहला, खाना नहीं दिया और खाना कम कर दिया। दूसरा उन्होंने स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज लोड, यानी उनसे एक्सरसाइज करवाई। मैंने नोटिस किया कि ग्रेजुअली इन लोगों की एज धीरे धीरे लो हो रही है, बट एक लेवल ऐसा आया कि वो लोग बूढ़े तो नहीं हो रहे लेकिन बहुत चिड़चिड़े और बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं। तो दिस इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस। जब मैं बात कर रहा हूँ आपकी एंटी स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, और दैट इज आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए जो आपकी बॉडी के अंदर रेगुलरली रहना चाहिए, जो आपको प्रोड्यूस करेगा, जो आपको धक्का देगा टुवर्ड्स गेटिंग इन एंटी एजिंग प्रोसेस। ओके, so when I'm talking about this, when I'm talking about anti-stress, so I would say what stress I want, stress of fasting. हाँ सर, बोलिए सर। सर जो स्ट्रेस आप बोल रहे हो मोस्ट ऑफ ऑल वो फिजिकल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं चल रही है। नहीं, यहाँ पे बात कर रही है, बात हम लोग कर रहे हैं ओनली, हाँ हम बात कर रहे हैं ओनली फिजिकल स्ट्रेस की। हम बात नहीं कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस की, बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओनली फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस के अंदर आप बताइए आपके हिसाब से क्या कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं? सर फिजिकल स्ट्रेस में तो हम जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, देन फिजिकल जैसे योग है, बहुत सारे नेचुरल तरीके के जो स्ट्रेस हम लोग डाल सकते हैं वो फिजिकल स्ट्रेस के अंदर आता है। फिजिकल स्ट्रेस में जब मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो मेन स्ट्रेस है दैट इज योर फास्टिंग। जब मैं फास्टिंग की बात कर रहा हूं तो वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस है, ठीक है। तो फास्टिंग का मतलब हुआ मेरा बॉडी के अंदर ग्लूकोज डिप्राइवेशन, यानी ग्लूकोज का लेवल मैंने कम कर दिया। ओके, ग्लूकोज का लेवल मैंने कम कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा इंसुलिन ग्लूकोज वेरिएबिलिटी, दैट इज ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी सर अगर समझ लिया ना, हमने एंटी एजिंग की पकड़ी। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में लगातार रेगुलरली लेवल पे जो ग्लूकोज का इनटेक होता है और रेगुलरली में हम हर थोड़ी देर में जो खाते हैं वो आपका एजिंग का प्राइमरी रीजन है। यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम फोटो देख रहे हैं इंसुलिन की, इंसुलिन डिपेंडेंसी की। एक पीछे करिएगा,
विक्रम जी सर शायद प्लीज हो गए हैं। जी सुरेश ओके, सर आप बताइए। तो मैं बात कर रहा हाँ जी। हूँ हाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। जब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये पीछे करिए मैम। जी सर ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर यस एक मिनट सर अपने ऊपर चले जाए, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। सुरेश सर नेहा जी, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल चल रही है कि लोग 14 घंटे तक भूखे रहते हैं, इज दैट राइट? 14 घंटे तक हेल्प्स इन भूखे, एंटी एजिंग? हाँ, जो 14 घंटे तक जो भूखे रहने का जो प्रथा है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग में आता है। बेसिकली हम जो नेचुरोपैथी में प्रमोट करते हैं वो है कि आप जो खाना है उसको आप बहुत देर तक रोक नहीं सकते हैं, आपको कुछ कुछ इंटरवल पे आपको इंटेक करना पड़ता है, बट इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइबरस, मोर ऑफ फाइबरस, जो इंसॉल्युबल फाइबर बोलते हैं। इंसॉल्युबल फाइबर वो चीजें होती है जो कि हमें खाने को एक्सक्रीट करने के लिए, हम जो भी इंटेक करते हैं वो इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो एक सवाल आ जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसी 14 घंटे तक जो हम लोग उपवास रखने का जो सिस्टम है वो बेसिकली आपके जो BMR है वो उसको लो कर दे रहा है। मतलब जो आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो आपके को जो खाना पचाने की और जो मेटाबॉलिक जो रेट है वो हम उसे लो कर देते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू। तो ये हम नेचुरल थेरेपी में इसे इससे हटके हम क्या करते हैं, हर एक इंटरवल में इंसॉल्युबल फाइबर को इंटेक करके हम हमारे जो खाने की जो प्रक्रिया है उसको सुधारते हैं और हमारी जो इंटेकिंग जो कैपेसिटी, जो हमारी जो भूख है उसे सुधारते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि हम भूख को सुधारे कैसे, हम ज्यादा खाना इंटेक कैसे करें? कि खाना इंटेक करना ऐसा नहीं है कि खाना इंटेक करने से ही आपका जो वेट है वो बढ़ रहा है। बेसिकली आप क्या खा रहे हो उसके ऊपर ये वेट बढ़ता है। तो आपको जो है वो बेसिकली इंटरवल पे आपको क्या क्या चीजें प्रॉपरली खाना है वो एक सही माने में हमको उपयोगी देता है फॉर फ्यूचर एंड BMR बढ़ाने के लिए। ओके ओके जी विक्रम सर। सुरेश सर उनका इंटरनेट वीक है, मैं उनको कॉल करती हूँ, आप और कंटिन्यू। ठीक है, I'll just continue that part। जैसे कि हमारी बात हो रही है डॉक्टर विक्रम से, तो हमने देखा था कि बेसिकली जो एजिंग जो फैक्टर है वो बेसिकली बहुत मायने रखता है आपका फ्यूचर के लिए और आपको लॉन्ग लाइफ के लिए। तो हम जो यूपाका सेंटर पे जो सर जो स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं, हमारे यूपाका सेंटर में ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है जिसमें हम मिनिमम बॉडी पे स्ट्रेस देके, मिनिमम बॉडी पे स्ट्रेस देना मतलब फिजिकल स्ट्रेस, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये हट के हम फिजिकल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल रूप में, फिजिकल अपने आप ही आप समझ सकते हैं, फिजिकल रूप में आप अपने बॉडी पे क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, योग। आपने सभी ने सुना है योग हमें फिजिकली कैसे फिट रखने में हेल्प करता है। प्राणायाम मेडिकल लाइक ब्रीदिंग फॉर्म में, लाइक ब्रीदिंग पैटर्न को हमको सुधारना। प्राणायाम ये नहीं होता है कि आप जैसे कि कुछ 2-3 प्राणायाम आप उसे फॉलो करो। प्राणायाम उस चीज का नाम है जिसे आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न को सुधारना है। ओके, ब्रीदिंग पैटर्न को बहुत अच्छे अलग अलग तरीके से सुधारा जा सकता है। देन आता है हमारा फिजिकल स्ट्रेस में हाइड्रोथेरेपीज जो हमारे सेंटर में अवेलेबल है। हाइड्रोथेरेपीज जैसे यूपाका नेशनल थेरेपी सेंटर में हमने हाइड्रोथेरेपी का एक पूरा सिस्टम सेट किया हुआ है जहां पर हम लोग 9 से 10 प्रकार की हाइड्रोथेरेपी कराते हैं। अभी लोगों ने जो सुना होगा या मोस्ट ऑफ के सिर्फ 1 या 2 प्रकार की जैसे पानी से थेरेपी कर लिया, बट
एक्चुअल हाइड्रोथेरेपी वो नहीं होती है। हाइड्रोथेरेपी ऐसी होती है कि आप अलग अलग प्रकार से पानी का उपयोग करके आप कौन सी बीमारियों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। निजात प्राप्त करना ऐसे उससे एलिमेंट मतलब ये कर देना। और यही हमारा आज का टॉपिक है, हम कैसे हमारी लाइफ को सुधारे ताकि हम लॉन्ग लाइफ तक फिट रहे और हेल्दी रहे। और उसके अलावा हमारे पास में जो मर्ड थेरेपी है, ये बेसिकली फिजिकल जो चेंज, जो स्ट्रेस डाला हमने फिजिकल, अभी मर्ड लगाना बॉडी में, जैसे साबुन लगाना है उसी बराबर मर्ड लगाना हो गया। तो ये जो फिजिकल स्ट्रेस हम लोग डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मर्ड। जैसे कि अभी हम अंदर से तो फिट हो गए, बट हमारे बॉडी जो है, जो स्किन का जो टाइटनिंग है, स्किन के जो एलिमेंट्स, हमारे स्किन को भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि हम अंदर से तो मिलता ही है, साथ में बाहर से भी उसे जरूरत पड़ती है। हमारे यूपाका नेचुरल थेरेपी सेंटर में नेचुरल तरीके की जो मर्ड अवेलेबल है, जो ऑर्गेनिक मर्ड जो अवेलेबल है, उससे आपका जो स्किन टोनिंग, स्किन टाइटनिंग, जो कि बहुत जरूरी है फ्यूचर लॉन्ग लाइफ के लिए। आपको यंग भी दिखना है, फिट तो रहना ही है, बट यंग भी दिखना है, तो वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो कि अलग अलग तरीके से लगाई जाती है। क्योंकि मर्ड के भी अलग अलग प्रकार के मर्ड होती है, जैसे ब्लैक सॉइल हो गया, ब्राउन सॉइल हो गया, व्हाइट सॉइल हो गया, मुल्तानी मिट्टी, सबने सुना ही होगा। तो ये जो प्रकार की जो मर्ड थेरेपी, ये हमारे यहाँ पर सेंटर में उपयोगी होती उपलब्ध है आप सबके लिए। और जहाँ स्ट्रेस की बात आ गई, वापिस से हम स्ट्रेस पे लेके आएंगे। प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। Okay, fine. Dr. Suvesh. Yes, sir. Dr. Suvesh, what I want to convey here, first you tell Vikram to explain what is the difference between the aging and energy. What are the cause, right? Which gives the feeling to the people about the age, right? What are the root cause for the more aging and all these things, right? Then only you can explain. So what are the way that because people, most of the people, what they understand with the aging, कि हमारा ऊपर से चेहरा चमकना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, right? So बाहर का और अंदर का दोनों में aging का क्या फर्क है? Because everybody will be interested to live handsome and beautiful with the face, and inside also they want to be the strong, right? So they would like to understand that way. तो सर मैं पहला आपको क्वेश्चन था एनर्जी के ऊपर। I want to make for the student I want to make more energetic as compared to the aging point of view. Dr. Yes, Vikram, you must have heard to me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So one by one, it will clear everything. Okay. Okay, fine, sir. Okay, जब मैं बात कर रहा हूँ सर, जब अपन बात कर रहे थे कि स्ट्रेस को लेके बात कर रहे थे, ठीक है, और तब एकदम से ये पॉइंट आया, तब मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा कनेक्शन स्लो हो गया था। सुबेश सर ने अभी बात बोली कि वी टॉक अबाउट ईटिंग द फूड रेगुलरली इन स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम टू कीप द मेटाबॉलिज्म हाई। सर यही बात हुई थी ना, आपने यही बोला था जब मेरा yes, sir. तो सर यहाँ पर है ना, अभी रीसेंट रिसर्चेस ये बात बोलती है, द मोमेंट यू डू दिस एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, तो आपके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, पहला प्रॉब्लम ये आता है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है, आपकी बॉडी बार बार इंसुलिन सिक्रीट करती है। ये वाला जो था, एक डाइटिशियन है, शी इज सेलिब्रिटी डाइटिशियन, जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रचार किया था, बहुत बड़ी मिथ थी जो रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, कि आपको हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए। हर 2 घंटे में आप कुछ खाएंगे तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा। तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर आपको बताता हूँ, और ये सर आपका जो क्वेश्चन था उत्तम सर, उसको भी जवाब देगा। पहली बात तो ये कि द मोमेंट यू ईट फूड, होता क्या है बॉडी के अंदर, पहली चीज तो क्या होती है, जैसे ही आप खाना खाएंगे और क्या खाएंगे उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका पॉइंट आता है फाइबर वाला, जो अभी आपने बोला सुवेश सर, कि जैसे ही आपने वो खाना खाया जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैं इस तरह से समझाऊंगा कि जैसे ही आपने ब्रेड लिया, पोटैटो लिया, आपका खाते ही ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो गया,
और जितना जल्दी वो हाई होता है उस बात पे डिपेंड करता है कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना हाई है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स जो हैं उसकी एक फोटोग्राफ मैंने दी है, मैम अगर चाहे तो वो उनको शेयर कर सकती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब हुआ कि आपका कितना जल्दी वो हाई होता है। अब इसमें क्या होता है, द मोमेंट यू सी, द मोमेंट आपने खाना खाया, आपके बॉडी का पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में से इंसुलिन निकला, इंसुलिन निकलते ही इंसुलिन का पहला काम है फैट को डिपॉजिट करना, पहली चीज। दूसरा काम है फैटी, आपके पूरे फैट को बढ़ाना। तो जब भी मैं एजिंग की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ फैट, इंक्रीज अमाउंट ऑफ फैट। अब हमारे पास दो टाइप के फैट है, दो टाइप के फैट है। पहला फैट है, नवदीप जी हमारे बीच के अंदर है, नवदीप जी पर खड़े होंगे आप, जिससे ऑडियंस आपको देख सके। तो जब मैं आप बात कर रहा हूँ नवदीप जी को, जब मैं नवदीप जी को बोल रहा हूँ खड़े होने के लिए, नवदीप जी एक बार खड़े होंगे, आपको आप हमारे को विजिबल है इजीली। तो द मोमेंट ही स्टैंड, तो जब हमारे पास इनके पास देखेंगे तो हमारे पास इनके पास दो टाइप का फैट है। एक तो जो टमी वाला फैट है, टायर वाला फैट है जो इनके बॉडी के ऊपर लगा हुआ है, और दूसरा, बैठिए सर, थैंक यू वेरी मच नवदीप जी। और दूसरा जो फैट है वो इनके बॉडी के अंदर सबक्यूटेनियस फैट है, यानी स्किन के नीचे जो फैट है। एजिंग के अंदर हमारे को सबक्यूटेनियस फैट चाहिए होता है एजिंग रोकने के लिए, यानी ये वाला फैट हमें चाहिए होता है और ये वाला फैट हमें नहीं चाहिए होता है। तो जैसे ही मैं 2-2 घंटे के अंदर खाना खाता हूँ या मैं रेगुलर इंटरवल में खाना खाता हूँ, तो पहली दिक्कत ये आती है, बार बार मेरी बॉडी से इंसुलिन निकलेगा, वो क्या करेगा, कभी भी अलाउ नहीं करेगा मेरे बॉडी को फैट को कम करने के लिए, पहली चीज। दूसरी बात, नवदीप जी एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपने कभी भी कोई डाइट प्रोग्राम ज्वाइन किया है आज तक? कभी भी कोई डाइट फॉलो किया है आज तक लाइफ में? नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक प्रिंसिपल है, आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आपको पतला होना है तो आप दो काम करो, एक तो खाना कम कर लो और एक एक्सरसाइज बढ़ा लो। ये दो चीजें सुनी है आपने? यस यूनिवर्सल है। अब आपको मैं इस मिथ का सबसे बड़ा तोड़ बता रहा हूं कि द मोमेंट आप कैलोरीज कम करते हो, कैलोरीज खाने के अंदर कैलोरीज कम करते हो, आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो सरवाइव करना जानती है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप अपने आप को कैलोरी डेफिशिएंट करो, कैलोरी डेफिशिएंट करो। उसके हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, आप पता है क्या होगा कि जैसे ही आप कैलोरीज कम कर लोगे, आपकी बॉडी को लगेगा अभी तो मरने मारने की दिक्कत है, हम अपने आप को प्रिजर्व करें। यानी ये इस तरीके से है कि जैसे ही लॉकडाउन होगा, आप क्या करोगे, आप अपने अंदर खाने को स्टोर करोगे। खाने को जैसे ही आप स्टोर करना चालू करोगे तो खाना स्टोरेज का पार्ट होता है आपका फैट, चर्बी। आप चर्बी के अंदर फैट को स्टोर करोगे। अब जैसे ही आप चर्बी के अंदर फैट को स्टोर करोगे, यू नेवर वांट टू लूज फैट। अब दिक्कत क्या होती है, आपको एनर्जी तो चाहिए। आप मान के चलो 2000 कैलोरीज लेते थे, अब आपने 1000 कैलोरीज लेना चालू करा, लेकिन आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर उतना ही है, यानी आपने एक्सरसाइज बढ़ा दिया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर जैसे ही बढ़ेगा, आप फैट को तो रोक लोगे, फैट को तो रोक लोगे, फैट को तो आप रोक लोगे, आप मसल्स को तोड़ना चालू कर दोगे। नवदीप जी, आपको मेरा पॉइंट समझ में आया कि कैलोरीज कम करने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? कि आपने 2000 कैलोरीज की बजाय 1000 कैलोरीज कर दी और आपने एक्सरसाइज बढ़ा दिया, ठीक है। आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, आपका फैट तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन आपका मसल मास टूट जाएगा, यानी आपकी बॉडी अपने आप को ही खाने लग जाएगी एनर्जी बनाने के लिए। इसे बोलते हैं ह्यूमन कैनिबलिज्म, यानी आप अपने आप को ही खा रहे हो। This is the worst case scenario. I give you example. आप लोगों ने देखा होगा कई बार वेट लॉस सेंटर्स के अंदर लोग वेट लॉस करते हैं, उनके बाद में उनका सबसे मेजर दिक्कत होती है, ये चर्बी लटकती है, उनकी ये वाली चर्बी लटकने लग जाती है और वो बूढ़े और भद्दे दिखते हैं वेट लॉस करने के बाद में। ये वो लोग हैं जिन्होंने फास्टिंग का प्रिंसिपल तो समझ लिया ऐसी एक क्लास करके, बट उनको ये समझ में नहीं आया कि ये प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करना है।
पहली चीज। तो अब क्या है, वो पतले हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर चर्बी की मात्रा ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी बात, वो शारीरिक तौर पे ज्यादा बूढ़े हैं, शारीरिक तौर पे ज्यादा बूढ़े हैं, यानी उनकी बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में डिफरेंस आ गया। यानी उनकी क्रोनोलॉजिकल एज तो क्या हो गई, बढ़ गई, और बायोलॉजिकल एज वही है, वो है 26 साल के, बट उनका शरीर अब 36 साल का लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकदम से वेट को डिक्रीज कर दिया है। नवदीप जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे इसके अंदर आप? नहीं सर, समझ गए। ओके ओके, सुवेश सर, ओवर टू यू। हाँ सर। सर, आपको मेरा पॉइंट समझ में आया कि हर 2 घंटे में खाने में दिक्कत क्या होती है? जब भी हम हर 2 घंटे में खाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है? तो तो सर, सर मुझे ये जानना था कि मतलब कौन से तरीके के फूड में कितना कैलोरीज, जो आपने बात की एनर्जी की बात, तो वो कौन से फूड में कितना एनर्जी होता है, वो हमें एक थोड़ा सा एक छोटा एक शॉर्ट आइडिया आप बता दें। सर देखो, बात यहाँ पर ये है कि अगर मैं कौन से फूड में एनर्जी होती है, तो ये एक बहुत ज्यादा बोझिल जवाब होगा कि अलग अलग फूड के अंदर अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। मैं आपको बात करूं, हमें खाना खाने के बाद में लेना क्या है, मतलब हमें फास्टिंग के बाद में लेना क्या है, वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ये इस तरह से है कि मैंने फास्टिंग कर लिया, मान लो, ठीक है, और मैंने फास्टिंग खत्म करते ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वाला ले लिया, यानी मैंने वाटरमेलन ले लिया, ठीक है, या मैंने फास्टिंग किया और फास्टिंग करने के बाद में मैंने अच्छी वाली चाय ले ली, दूध वाली चाय, मीठी चाय ले ली। मैंने फास्टिंग खत्म किया और फास्टिंग खत्म करने के बाद में मैंने ओट्स ले लिए। मैंने फास्टिंग खत्म किया, फास्टिंग खत्म करने के बाद में मैंने मैगी या पास्ता ले लिया। तो जैसे ही मैंने ये किया, मैंने फास्टिंग के सारे बेनिफिट्स को स्वाहा कर दिया, पहली चीज, और मैंने मेरे बॉडी को बर्बादी की तरफ ले गया, दूसरी चीज। तो ये डिपेंड करता है कि हम फास्टिंग करने के बाद में क्या खा रहे हैं, कितनी देर बाद में खा रहे हैं, और बीच में हम क्या कर रहे हैं। यानी मेरी फास्टिंग मान के चलो, जब मैं रात को 8 बजे मैंने खाना खाया, अगले दिन मैं को सुबह, मैंने 12 घंटे की फास्टिंग करी, मैंने सुबह 8 बजे पहला फूड क्या खाया, पहला खाना क्या खाया, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हाउ आई ब्रेक माई फास्टिंग, फर्स्ट थिंग, कि खाने के अंदर मैंने क्या खाया। दूसरी बात, व्हाट शुड, फॉर हाउ लॉन्ग आई ईट, और उससे पहले क्या मैं फास्टिंग बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा ले सकता हूं कि मैं फास्टिंग बढ़ा दूं, जिससे मेरा फास्टिंग के गुण को बढ़ा दूं, जिससे मेरा एजिंग भी रिवर्सल हो जाए। जो अभी उत्तम सर का सवाल था, उत्तम सर का एक बहुत शानदार सवाल था कि मेरी एनर्जी कैसे बने रहे कि अगर मैं सुबह उठूं, तो उसका जवाब सर मैं बताता हूं, फास्टिंग तोड़ते कैसे हैं, ठीक है। फास्टिंग तोड़ने के अंदर आप अपना पहला नियम ये समझ लो, आपको कभी भी हाई ग्लाइसेमिक फूड, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से आपको फास्टिंग नहीं तोड़नी है। सिंपल लैंग्वेज ये है, आप अपनी फास्टिंग कभी भी उन खानों से नहीं तोड़ोगे जो बहुत जल्दी ग्लूकोज छोड़ देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपका ब्रेड, आपका पराठा, आपका पोहा, आपका एप्पल, आपका बनाना, ये फूड, these food are not good when you break your fasting। और हमारे जितने भी कल्चर में हम लोग को जो दिया जाता है, वो नॉर्मली यही फूड दिया जाता है जो हमारी फास्टिंग को ब्रेक करता है। any म्यूट पे चले गए, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। जी विक्रम सर। एनी क्वेश्चन सर? सर, तो मैंने पहला आपको जो दिया है कि फास्टिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एंटी एजिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा आपका एक्सरसाइज वाला पार्ट में आपको आगे बढ़ूंगा, पहले मुझे ये क्लियर हो जाए कि फास्टिंग वाले क्वेश्चन से लोग बात को समझ में आया कि नहीं आया। आप बताइए सर, इससे कोई सवाल है क्या आपका? नहीं सर, मेरा सवाल सब क्लियर हो गया फास्टिंग को लेके। अभी फिजिकल जो स्ट्रेस था, जो बात चल रही थी हमारी, उसको लेके थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दीजिए कि मतलब फिजिकल स्ट्रेस एंड और क्या किस तरीके के आप स्ट्रेस देंगे। प्रियांश का एक सवाल आया है मैम, क्या सवाल आया है प्रियांश का? उनका क्वेश्चन है कि शुड वी ब्रेक फास्टिंग विद बनाना बिफोर एक्सरसाइज।
ओके, बिफोर एक्सरसाइज ये लिखा हुआ क्वेश्चन ये है, बिफोर एक्सरसाइज Should we break fasting with banana before exercise? मतलब फास्टिंग भी ब्रेक कर रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. प्रियांश, आपका जो सवाल है वो बहुत फॉरवर्डिंग सवाल है, मैं उससे आगे बढ़ता हूँ. द मोमेंट यू डू फास्टिंग, अब इसी पार्ट को एक बार फास्टिंग को हम लोग इधर कर देते हैं और हम एक और चीज बात करते हैं, दैट इज ऑटोफेजी. ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है? आपके सेल, आपकी बॉडी आप ही के अंदर काम कर रही है आपको ब्रेक करने का, यानी आपके कचरे को साफ करने का. ये आपका एंटी एजिंग का पहला फॉर्मूला है जो फास्टिंग से डिराइव्ड है, ऑटोफेजी. ऑटोफेजी 2017 के अंदर योशिमुरो करके एक साइंटिस्ट हैं, जापानी साइंटिस्ट है, जिनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेजी पे. ऑटोफेजी का मतलब ये हुआ, आपकी बॉडी क्या कर रही है, अंदर से आपके कचरे को खा रही है और वो एंटी एजिंग कर रहा है. ठीक है, वो आपकी बॉडी की अंदर की सफाई कर रही है. अब क्या होता है, ऑटोफेजी आपका तब ही बढ़ सकता है जब बॉडी स्ट्रेसफुल है. तो आपने क्या करा, जैसे ही फास्टिंग को बिना एक्सरसाइज के तोड़ा, आपका फास्टिंग का सारा खेल खत्म हो गया. एंटी एजिंग इज इक्वल टू ऑटोफेजी, और ऑटोफेजी आपका तभी होता है जब एक्सरसाइज प्लस फास्टिंग दोनों साथ में हो, यानी आपको बॉडी को दोहरी मार पड़े, यानी आपने फास्टिंग करी और भूखे पेट आपने एक्सरसाइज करी, फिर थोड़ी देर का गैप रखा, आपकी बॉडी को स्ट्रेस झेलने दिया, अब ऑटोफेजी स्टार्ट हो गया और उसके काफी देर बाद में आपने कुछ खाया. यानी मैं वापस सिंप्लीफाई करूं, आप रात को सोए, आपने फास्टिंग किया, फास्टिंग करने के बाद में आपने कुछ ऐसी चीजें ली जो फास्टिंग को बढ़ा देती है, फिर आपने एक्सरसाइज करी, लाइट एक्सरसाइज के बाद में थोड़ी देर फास्ट रखा और उस फास्ट को आपने तोड़ा हाई प्रोटीन हाई फैट फूड से, नॉट बाय कार्बोहाइड्रेट. वापस रिपीट कर देता हूं, फास्टिंग किया, फास्टिंग करने के बाद में आपने कुछ नहीं खाया, आपने वो चीज पी जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, वो ड्रिंक्स पी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एंटी एजिंग ड्रिंक्स. आपने वो ड्रिंक्स ली, वो ड्रिंक्स लेने के बाद में आपका बॉडी तैयार हो जाएगा और ऑटोफेजी को स्टार्ट कर देगा. ऑटोफेजी यानी एंटी एजिंग वाला काम चालू कर देगा. फॉर एग्जांपल, एंटी एजिंग का जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा आपके जॉइंट्स के अंदर धीरे धीरे कैल्शियम जमा होने लग जाता है जो जॉइंट को खराब कर देता है. वो एक्स्ट्रा कैल्शियम यूज तब तक नहीं होगा जब तक ऑटोफेजी वाला प्रोसेस नहीं चालू होगा. ऑटोफेजी का प्रोसेस चालू होने का मतलब है कि वो वाला पार्ट खत्म हो. आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, आपकी बॉडी के अंदर एक सिंपल इन्फ्लामेशन बताता हूँ, जैसे आपके बॉडी के अंदर अलाइयां हो जाती है गर्मियों के अंदर, वो एक आपका स्किन का इन्फ्लामेशन है, फंगल इन्फ्लामेशन है, वो इन्फ्लामेशन हो रहा है. आपने क्या करा, खाना खाया, आपने क्या करा, आपने फास्टिंग किया, फास्टिंग करने के बाद में आपने एक्सरसाइज करी और एक्सरसाइज के दौरान आपने ऐसा फूड लिया जो ऑटोफेजी को बढ़ाता है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस दौरान आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके बॉडी में जितना भी कचरा है उसको साफ कर देगी, और वो कचरा होता है जो आपके बॉडी को एज करता है, यानी आपकी बॉडी की एजिंग को बढ़ाता है. तो अगर मेरा प्रिंसिपल है, मुझे फास्टिंग के बाद में गैप लेके कुछ नहीं खाना है. अंडरस्टूड? प्रियांश, मैम एक बार आप प्रियांश को अनम्यूट करेंगे तो मैं प्रियांश से ही डायरेक्टली बात करता हूँ. जी, एक मिनट. कर दिया उनको अनम्यूट. यस सर. हाँ प्रियांश, Yes, आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मैं जो हाँ जी सर, बिल्कुल सर, मैं अच्छे से समझ गया. तो प्रियांश, अगर आप मुझे समझाना चाहोगे कि आप क्या करने वाले हो एंटी एजिंग को लेकर, अगर आप चाहते हो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो आप क्या करने वाले हो? सर जैसा आपने बताया, स्लीप के बाद मुझे फास्टिंग एनहांसर ड्रिंक लेनी है, फिर मुझे फास्टिंग का टाइम पूरा जैसे जो ड्यूरेशन है वो निकालना है, एंड मुझे खाली पेट एक्सरसाइज करनी है, लाइट एक्सरसाइज, एंड उसके बाद मुझे थोड़ा वेट करना है, एंड देन फिर मुझे हाई प्रोटीन एंड हाई फैट वाला फूड लेना है जिसमें कार्ब्स लो हो. वेरी गुड. तो ये मेरा तरीका रहेगा. जैसे ही मैं ये तरीका करता हूँ, आई टेल यू एवरीबडी ओवर हियर, पार्टिसिपेंट जितने भी हैं,
अगर उन्होंने इस पूरे 1 घंटे के अंदर सिर्फ जो प्रियांश ने अभी समझा सिर्फ उतना भी कर लेंगे, दे वुड बी ऑन द नेक्स्ट लेवल अपने एजिंग को सुधारने में, दे वुड बी एट द नेक्स्ट लेवल। आप अपने एजिंग को सुधारने के लिए कर सकते हैं। और अगर उत्तर प्रकाश जी आपने मुझसे पूछा था कि एनर्जी के लेवल को कैसे बढ़ाना है, एनर्जी का लेवल हमारा डिक्रीज तभी होता है जब हम रेगुलरली ग्लूकोज ले रहे हैं, रेगुलरली हम थोड़ा कुछ खा रहे हैं, तो वो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर बार बार इंसुलिन को निकालता है। जैसे जैसे इंसुलिन निकलता है मेरी बॉडी स्लीपिंग मोड में जाती है और मेरा एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। बताइए सर, आपको कोई सवाल पूछना है उत्तम सर इस बारे में? मैं नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट है, फाइन, परफेक्टली एड्रेस्ड। ओके सुरेश सर, अब आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट शुड बी द एक्सरसाइज पैटर्न, कि क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए मेरी। अगर सुबह मैं कोई लाइट एक्सरसाइज में कर रहा हूं तो मुझे क्या एक्सरसाइज करनी है? तो मैं इसके अंदर सर सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में करूंगा VO2 max एक्सरसाइजेस। VO2 max एक्सरसाइजेस मतलब हुआ हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस में से एक है। दूसरी मेरी एक्सरसाइजेस जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होती है वो होती है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज करने वाली एक्सरसाइज। उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा नेहा मैम। माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज करने वाली एक्सरसाइजेस सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पहली चीज मैं एक्सरसाइज करूंगा फॉर कंटिन्यूअस 5 मिनट्स, रेस्ट दूंगा फॉर 5 मिनट्स, और उस वक्त मैं करूंगा बॉक्स ब्रीदिंग। 5 मिनट तक मैं बॉक्स ब्रीदिंग करूंगा। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। 5 मिनट तक मैंने एक्सरसाइज करी, ठीक है। 5 मिनट तक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करी। हाई इंटेंसिटी यानी ऐसा जिससे मेरी कान में से हवा निकल जाए, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। उसके बाद में मैंने 5 मिनट का रेस्ट दिया, और ऐसा मैंने 4 बार किया। 5-5 मिनट की मैंने 4 बार एक्सरसाइज करी, और ये महीने में मुझे सिर्फ 4 बार करना है, यानी सप्ताह में सिर्फ 1 बार। पहला सबसे इंपॉर्टेंट नियम, अगर मुझे एंटी एजिंग की एक्सरसाइजेस करनी है तो पहला नियम मेरा ये होगा, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पहली आपने एक्सरसाइज करी, 5 मिनट एक्सरसाइज करी, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करी, 5 मिनट का आपने रेस्ट दिया। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद में 5 मिनट के रेस्ट में आपने बॉक्स ब्रीथिंग करी। बॉक्स ब्रीथिंग 5 मिनट तक चलती रहेगी, यानी वो ऑक्सीजन के लेवल को हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेके जाएगी। तो बॉडी का एजिंग का प्रोसेस अपने आप स्लो हो जाता है जब भी बॉडी ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा वो लेती है। दूसरी बात क्या करती है, आपका ऑक्सीजन क्या है, एंटी एजिंग का काम करता है। आपका ऑक्सीजन एंटी एजिंग का काम करता है। तो ये आपका पहला प्रोसीजर हो गया, जिसके अंदर मैं आपको हाई लेवल ऑफ एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करने के बाद में मैंने 5 मिनट तक बॉक्स ब्रीथिंग करी, फर्स्ट थिंग, और फिर उसके बाद में मैंने रेस्ट दिया। ऐसा करके मुझे महीने के अंदर 4 बार करना है। पहला एक्सरसाइज पैटर्न मेरा ये होना चाहिए। नेहा मैम, आपको समझ में आया ये सवाल, ये एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए? यस, काफी क्लैरिटी मिल रही है। ओके, सेकंड एक्सरसाइज मेरा पैटर्न होगा, जब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज होगी मेरी स्लो एक्सरसाइजेस। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर सकता हूँ जो लोग बुजुर्ग हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ एक सिंपल बॉटल से एक्सरसाइज करके का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये होती है स्लो एक्सरसाइज। यानी मैंने एक्सरसाइज ली, मैंने आकर डंबल लिया, तो मैंने डंबल लिया और मैं स्लोली एक्सरसाइज कर रहा हूँ फॉर 30 सेकेंड। मैंने रिपीटेशन लिया और 30 सेकेंड मैंने स्लोली छोड़ा। ये होती है मेरी स्लो एक्सरसाइजेस। यानी मैंने एक सेट किया 30 सेकेंड के अंदर। यानी अगर मेरे को ये दूसरी एक्सरसाइज अगर मुझे करनी है, मुझे अगर स्क्वाट करना है, तो वो मेरा बहुत स्लो जाएगा। 30 सेकेंड के अंदर मेरा एक सेट कंप्लीट होगा, और मुझे पूरी बॉडी का एक सेट मुझे एक बार करना है। यानी बाइसेप्स का मेरे को एक सेट करना है, शोल्डर का मुझे एक सेट करना है, मेरे को स्क्वाट का एक सेट करना है। ये मुझे एक मिनट, ये मेरे को 30 सेकंड का एक सेट करना है। ये हमारा हुआ सेकंड पार्ट एक्सरसाइज का, जिसके अंदर हम लोग स्लो एक्सरसाइजेस करते हैं। दीज आर स्लो एक्सरसाइजेस।
ये एक्सरसाइजेस वो लोग यूज करते हैं जो ओलंपियंस होते हैं, ये वो लोग यूज करते हैं जो लोग किसी जॉइंट को प्रॉब्लम को ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं, जिनको जॉइंट में ऑलरेडी दिक्कत है, ये वो लोग होते हैं। तो उनके लिए हम लोग ये सेकेंड एक्सरसाइज प्लान करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज हम लोग प्लान करते हैं वो होती है तबाता सीक्वेंस। तबाता सीक्वेंस में हम करते हैं 20 सेकेंड एक्सरसाइज 10 सेकेंड रेस्ट, 20 सेकेंड एक्सरसाइज 10 सेकेंड रेस्ट। अब आपका सवाल नेहा मैम ये आना चाहिए कि जो मैंने आपको स्लो एक्सरसाइजेस बताई वो मैं पूरे सप्ताह में कितनी बार करूं। वो मेरे को अगेन सिर्फ एक बार ही करनी है, यानी महीने में 4 बार। पहली एक्सरसाइज माइटोकॉन्ड्रिया वाली 5 मिनट वाली मुझे महीने में 1 बार करनी है। दूसरी एक्सरसाइज मुझे महीने में 1 बार करनी है। और ये वाली एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ तबाता एक्सरसाइज 20 सेकेंड एक्सरसाइज 10 सेकेंड रेस्ट, 20 सेकेंड एक्सरसाइज 10 सेकेंड रेस्ट, ये मुझे करना है सप्ताह में 2 बार। बस हो गया मेरा पूरा एक्सरसाइज का रूटीन। अब इन एक्सरसाइज में मुझे क्या खेलना है क्या नहीं खेलना वो मेरा एक्सरसाइज का पार्ट होगा। और आपको अगर इसमें सिर्फ मैम कोई दिक्कत है, मैं थोड़ा फास्टली बताया, अगर आपको इसमें मुझे दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए। नहीं सर, स्पीड इज वेरी करेक्ट, एक्यूरेट सर, समझ आ रहा है। ओके, अपूर्वा मेरे साथ में है। हाँ जी। अपूर्वा को मैम अनम्यूट करेगा। अपूर्वा का एक सवाल आया है मेरे पर्सनल उस पे चैट पे। बताइए सर उनका सवाल क्या है। हाँ, अपूर्वा आपने ये सवाल पूछा कि आप ये जो हम लोग तीनों एक्सरसाइज पैटर्न हम कर रहे हैं उन एक्सरसाइज पैटर्न का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। मैं एक बार वापस रिपीट करूं आपके लिए। अभी आपने आपका सवाल आया कि एक्सरसाइज ये जो अपन ने करी उनका पैटर्न क्या रहेगा, कौन सी पहले कौन सी पहले करनी है, कब नहीं करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो मैं आपको एक मैं बताता हूँ। सबसे मेन इंडिकेटर हमारा ये है, अगर हम बहुत लिथार्जिक फील कर रहे हैं और हम बहुत थकान के अंदर हैं तो कभी भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, यानी हमें 5 मिनट वाली एक्सरसाइज वो नहीं करनी है। जब हम बहुत लाइट फील कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रेस्टेड हैं तभी हमें वो एक्सरसाइज करनी है, नहीं तो वो बॉडी के लिए बहुत डिवास्टेटिंग हो जाएगा। पहली चीज, ठीक है। दूसरा, हमारे को तबाता सीक्वेंस अल्टरनेट डेज करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन, ठीक है। और हमारे को थर्ड एक्सरसाइज स्लो वाली एक्सरसाइज सप्ताह में 1 बार करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया वाली एक्सरसाइज सप्ताह में 1 बार, स्लो वाली एक्सरसाइज सप्ताह में 1 बार, तबाता वाली एक्सरसाइज सप्ताह में 3 बार। ओके फाइन। तो इसके अंदर पूरा आपका दूसरा सवाल आपने ये लिखा था कि तबाता सीक्वेंस हम कितनी बार करेंगे। तबाता सीक्वेंस हम 20-20 सेकेंड के मात्र 8 सेट करेंगे, यानी ये एक्सरसाइज हो गई मात्र 4 मिनट, यानी हमारे को एक्सरसाइज करनी है 4 मिनट रोज। सुवेश सर, एंटी एजिंग का कोई ऐसा प्रोग्राम आप बता दो, सिर्फ 4 मिनट एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग के अंदर, सिर्फ 4 मिनट एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में, उसके साथ में आप एंटी एजिंग का पार्ट कर रहे हो, ठीक है। दैट इज द वंडरफुल प्रोग्राम आई कुड ऑफर यू। 4 मिनट एक्सरसाइज रोज की करनी है और सप्ताह में सिर्फ 1 बार आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। जब आपकी स्लो वाली एक्सरसाइज होती है वो आपकी 15 मिनट होती है, यानी आपको सप्ताह के अंदर 1 बार आधा घंटा कर रहे हो, 1 बार आपका ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, और लास्ट में पूरे सप्ताह में आपको 1 बार एक एक्सरसाइज करनी है, वो है आपकी 1 घंटा वाली एक्सरसाइज। 1 घंटे वाली एक्सरसाइज आपकी वो होगी जिसके अंदर आप कंटिन्यूस चलोगे या कंटिन्यूस आपका स्मॉल लेवल ऑफ साइकिलिंग होगा। ये आपका 1 घंटे की एक्सरसाइज हो गई। यानी हमने 4 टाइप की एक्सरसाइज करी। पहली स्लो वाली, ठीक है। दूसरी आपकी ब्रीदिंग वाली, है ना। एक बार अपूर्वा आप वापस रिपीट करोगे जिससे मुझे समझ में आया कि आप लोगों को समझ में आया कौन कौन सी 4 टाइप की एक्सरसाइजेज हैं। सर स्लो वाली मैम आप फॉर द टाइमिंग जो मूवमेंट एक्सरसाइजेज है ना उसको आप खोल दीजिए स्क्रीन पे तो लोग देख पाएंगे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक्सरसाइजेज को लेकर। सर स्क्रीन पे है, ऑन है, स्क्रीन पे है सर। सर स्लो वाली, स्लो हाँ। एक्सरसाइज
माइटोकॉन्ड्रियल एक्सरसाइज जब हम लिथार्जिक नहीं होंगे, हाँ फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हम्म तबाता एक्सरसाइज। ये मस्कुलर एंड्योरेंस वाली थर्ड एक्सरसाइज है जो 20 सेकंड के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है, 4 मिनट का कर रहे हैं, 10 सेकंड का हमारे को रेस्ट होगा, थ्राइस इन ए वीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी वाली एक्सरसाइज मैंने ट्वाइस इन ए वीक लिखा हुआ है, आप लोग इसको इनिशियल में सिर्फ सप्ताह में एक बार करें। VO2 मैक्स वाली एक्सरसाइज उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। VO2 मैक्स एक्सरसाइज वो है जब हम उसको 4 बार कर रहे हैं, ये 4 से 6 मिनट के लिए है और इसके अंदर 6 मिनट का रेस्ट है। अभी चूंकि टाइम हमारे को परमिट नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको VO2 मैक्स की कुछ एक्सरसाइजेस करवाता। VO2 मैक्स एक्सरसाइज अगर आप मुझसे इनसे पूछेंगे कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कौन सी है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है आपकी VO2 मैक्स एक्सरसाइजेस। यानी हम 4 से 6 मिनट के लिए जोरदार वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं और 6 मिनट का रेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अबूरो, आपका एक सवाल आपने अभी मेरे पास एक प्राइवेटली सवाल आया है, प्रियांश का सवाल आया है। प्रियांश ने मुझसे पूछा है कि सर जो 4 से 6 मिनट के बीच में ड्यूरेशन में आपने जो रेस्ट दिया है, उस रेस्ट में आपको करना क्या है? तो मैं आपको वो बताता हूँ, उस रेस्ट वाले पीरियड में आपको करना क्या है। आपको रेस्ट में गाने नहीं सुनने, आपको मजे नहीं करने, आपको रेस्ट के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। साथ में करें सर? हाँ, साथ में करें ब्रीदिंग एक्सरसाइज? हाँ, वो साथ में कर सकते हैं। बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं, इसे बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग के अंदर क्या है, जो नॉर्मल सिनेरियो ऑफ बॉक्स ब्रीदिंग है वो 4 4 4 और 4 है। यानी 4 सेकंड आपने सांस लिया, 4 सेकंड आपने होल्ड किया, 4 सेकंड तक आपने सांस छोड़ा और फिर 4 सेकंड का गैप लिया और वापस सांस लिया। वापस बताऊं, 4 सेकंड इनहेलेशन, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेलेशन और 4 सेकंड का गैप दूसरे सेट के अंदर, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम 4 सेकंड सांस लेंगे, 4 सेकंड रोकेंगे और 8 सेकंड तक छोड़ेंगे। यानी अगर आपको मैं बोल रहा हूं सांस लेने के लिए, तो 4 सेकंड तो आप सांस लोगे, ओके, और 4 सेकंड तक आप लोग लेना चालू करो। जब मैं काउंट करूं 1 2 3 4, होल्ड कर लो 4 सेकंड के लिए, 1 2 3 4। अब सांस छोड़ना चालू करो 8 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूस करना है ड्यूरिंग रेस्ट। ये आपका थर्ड वे है ऑक्सीजन के इंटेक को बढ़ाने का। तो जैसे ही आपका ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर प्रोसेस सुपर फास्ट हो जाएगा। तो आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, बट एक्सरसाइज की वजह से जो तोड़फोड़ होती है वो आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन उसको रिपेयर कर देगा। ऑक्सीजन इज द बेस्ट रिपेयरिंग एजेंट। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हैवी एक्सरसाइज के बीच में हम नॉर्मल सांस लेते हैं, बट बॉक्स ब्रीदिंग क्या करेगा, आपके सांस और ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन को सुपर फास्ट बढ़ा देगा। ओके, तो हमारे को ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा, जैसे ही हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, हमारी बॉडी रिपेयर प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस बता रहा हूँ, आपने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करने के बाद में यू हैव टू इंक्रीज द ऑक्सीजन क्वांटिटी बाय डूइंग बॉक्स ब्रीदिंग, ठीक है। और ये आपका फास्टिंग का प्रोसेस, क्या ये फास्टिंग के प्रोसेस के बाद में आपको ये करना है। अब मेरे पास एक सवाल आया था प्राइवेटली, सर आफ्टर डूइंग योगा विच टाइप ऑफ ड्रिंक शुड वी प्रेफर, कि योगा करने के बाद में मुझे कौन सा ड्रिंक लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ड्रिंक आपको लेना है, ये आपका एजिंग वाले प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, सॉरी डिक्रीज करने के लिए। एजिंग वाले प्रोसेस को डिक्रीज करने के लिए आपको फास्टिंग तोड़ने के लिए, फास्टिंग नहीं तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेजरली यू हैव टू रिलाई ऑन 2 प्रोडक्ट, that is ACV, apple cider vinegar, first thing, with lemon.
और आप चाहें तो इसके साथ में आप सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं, आइदर सिनेमन पाउडर या फिर लेमन। सिनेमन पाउडर की ड्रिंक आपकी अलग रहेगी, जो आपको एप्पल साइडर विनेगर के साथ में नहीं डालना है। एप्पल साइडर विनेगर विथ लेमन आपका पहला ड्रिंक है। दूसरा ड्रिंक है आपका, पानी के साथ में आपने अराउंड आधी चम्मच सिनेमन पाउडर डाल दिया। ये आपका फास्टिंग के अंदर अलाउड ड्रिंक है, जो आपकी फास्टिंग को नहीं तोड़ेगा और आपकी ऑक्सीजन, आपके बॉडी के अंदर ऑटोफेजी को खतरनाक तरीके से बढ़ा देगा। तो मैं अगर ऑटोफेजी, मैम एक बार मेरे पास ऑटोफेजी बूस्टर्स है, ये हमारे ऑटोफेजी बूस्टर्स हैं, यानी हम कौन कौन से फूड ले सकते हैं। आपका हो गया ग्रीन टी, ग्रीन टी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको 90% लोगों को पता होगा, when you are taking green tea you should never ever take sugar with it। अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि आपको ग्रीन टी हल्की सी कड़वी लगती है और आप चाहते हैं कुछ मीठा डालें, तो आप इसमें स्टीविया डाल सकते हैं। स्टीविया आपका एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है जो मीठा होता है, बट वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है। तो आप ग्रीन टी के साथ में स्टीविया डाल सकते हैं। स्टीविया इज वेरी गुड प्रोडक्ट जब आपको मीठा कुछ लेना है बट आप चाहते नहीं हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शुगर फ्री, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीविया। जैगरी नहीं मैम, व्हाट अबाउट जैगरी? जैगरी अगेन आपका फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, दैट वुड अगेन इंक्रीज द इंसुलिन, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू टेक दैट। फिर आपका आ गया जिंजर, फिर आपका आ गया टर्मरिक प्लस कुकुमिन। टर्मरिक और कुकुमिन जो है, कुकुमिन मतलब ये हुआ आपका जो हल्दी की गांठ है उसको बात कर रहे हैं हम लोग। हम हल्दी ले सकते हैं, ठीक है, मशरूम्स ले सकते हैं, ACV प्लस लेमन ड्रिंक मैंने आपको बताया, हम ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, और हम साथ में जिंजर टी ले सकते हैं। जिंजर टी, जिंजर टी का मतलब हुआ हम कैफिनेटेड टी ले रहे हैं लेकिन हम इसके अंदर दूध नहीं डाल रहे। जिंजर टी के मतलब ये, मैं आपकी नॉर्मल मसाला चाय की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बात कर रहा हूँ आपकी जिंजर टी। आपको मैं एक बात और बताऊं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चूंकि हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत मेजरली बात चलती है कि अगर हम चाय पी रहे हैं तो चाय हम लोग समझते हैं हमारी फास्टिंग को नहीं तोड़ता है। आपने सब कुछ किया और सुबह पहले आपने चाय पी लिया, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड, ठीक है, द मोमेंट आपने क्या बोलते हैं चाय लिया, जैसे ही आपने चाय लेते हैं, नॉर्मल चाय लेते हैं, तो वो आपकी फास्टिंग को पूरी तरीके से तोड़ देगा और आपकी बॉडी को नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा बजाय ठीक करने के। तो यू हैव टू नेवर टेक नॉर्मल टी, मसाला टी टू ब्रेक योर फास्टिंग, ये आपको समझ लेना है। So all these drinks are good for breaking the fasting. Green tea, ginger. Yeah, they are not breaking the fast. First of all, they are all things जो हमारे फास्टिंग को बढ़ा रहा है और हमारे ऑटोफेजी वाले प्रोसेस को बढ़ा रहा है। ये ऐसा प्रोसेस है, अगर हमने फास्टिंग के साथ में ये कर लिया तो सोने पे सुहागा है। ओके, तो मेरे पास एक सवाल आया है नेहा मैम कि ब्लैक कॉफी हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? ब्लैक कॉफी हमें नुकसान तब पहुंचाएगा जब हम ब्लैक कॉफी रात को ले रहे हैं, यानी आफ्टर 6 o'clock हम अगर ब्लैक कॉफी ले रहे हैं, देन इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। ब्लैक कॉफी हमें कभी नहीं, उस वक्त नहीं, रात को नहीं लेनी है, हमारे को ब्लैक कॉफी मॉर्निंग में ही लेनी है, ठीक है। ब्लैक कॉफी एक मैं यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट बताऊंगा कि अगर हम ब्लैक कॉफी विद बटर लेते हैं, यानी बटर ब्लैक कॉफी बोलते हैं उसको, उसका बहुत सिंपल प्रोसीजर है जो ये बताया जाता है कि ऑटोफेजी और आपके दिमाग को क्लियर करने के लिए सुपर ड्रिंक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर ड्रिंक। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, आपने ब्लैक कॉफी लिया, ब्लैक कॉफी के साथ में आप, इसे बटर कॉफी बोलते हैं, ब्लैक कॉफी के साथ में आपने नारियल के तेल ले लिया, नारियल का तेल ले लिया, और नारियल का तेल लेने के साथ में आपने 2 चम्मच नारियल का तेल डाल लिया और आपने ब्लैक कॉफी डाल ली और उसको आपने ग्राइंडर के अंदर मिक्स कर लिया और फिर उसको हल्का सा उबाल लिया। ये आपका बटर कॉफी बोलते हैं। दैट इज दी बेस्ट। अगर आप मुझसे पूछोगे इन सब में बेस्ट क्या है, मैं अगर मुझे एक चीज लेनी है तो मैं आपको बोलूंगा बटर कॉफी वुड बी द बेस्ट वन। बटर कॉफी का मतलब हुआ उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, साथ में आप अपनी ब्लैक कॉफी ले रहे हैं,
बट कोकोनट ऑयल के साथ में मैं आपको ये बात बताऊंगा, जो रॉ कोकोनट ऑयल है उससे ज्यादा बेटर रहेगा अगर हम वर्जिन कोकोनट ऑयल लें। वर्जिन कोकोनट ऑयल इज बेटर देन योर रॉ कोकोनट ऑयल व्हेन वी आर मेकिंग दिस योर कॉफी, बटर कॉफी। यहाँ पे मेरे पास एक और सवाल आया है प्राइवेटली। सर, कैन आई टेक ब्लैक कॉफी बिफोर मॉर्निंग वर्कआउट ऑन एम्प्टी स्टमक? आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हो ब्लैक कॉफी, बशर्ते आपको ऑलरेडी एसिडिटी, हाई एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव हाई एसिडिटी प्रॉब्लम देन यू शुड अवॉइड ब्लैक कॉफी इन मॉर्निंग एज फर्स्ट ड्रिंक। देन you should take apple cider vinegar with lemon। जिन लोगों को एसिडिटी का दिक्कत है और जिनको भूखे रहने से एसिडिटी हो जाती है, उनके लिए रामबाण है आपका एप्पल साइडर विनेगर विथ लेमन। उन लोगों को कभी भी ब्लैक कॉफी नहीं लेना चाहिए। यस मैम, बताइए। ओके, अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन, कैफीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, एक क्वेश्चन है अपूर्वा का। हाँ? अपूर्वा का क्वेश्चन है, कैफीन के साइड इफेक्ट होते हैं सर? अच्छा, कैफीन, ओके फाइन। ओके, एक निधि केजरीवाल का एक सवाल है मैम, एक बार उसके साथ में मैं ले लेता हूँ। निधि केजरीवाल का सवाल है ब्लैक टी। तो ब्लैक टी इज ऑल्सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर किसी को कॉफी नहीं पसंद आती है तो वो ब्लैक टी भी ले सकता है, क्योंकि ब्लैक टी अपने आप में कैफीन होती है। तो कैफीन खाली पेट हम लोग ले रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर स्ट्रेस को बढ़ाता है। ये बात समझने आनी चाहिए कि बॉडी में स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। इट इज गुड, अ माइल्ड स्ट्रेस इज गुड। तो ब्लैक टी इज ऑल्सो गुड। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कॉफी, ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी में कौन सा बेटर है, तो मैं आपको बोलूंगा ब्लैक कॉफी इज फार बेटर देन योर ब्लैक टी। ओके, कैफीन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। कैफीन अगर आपका आप मान के चलो कि अगर आप 2 कप कॉफी से ज्यादा ले रहे हो दिन भर के अंदर, ठीक है, या 3 कप चाय से ज्यादा पी रहे हो दिन भर में, तो ये आप अपने एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा रहे हो। पहली बात तो ये, अगर मैं एजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लूं। और यही अगर आप पूरे दिन के अंदर सिर्फ 1 चाय ले रहे हो और वो भी आप 6 बजे के बाद में ले रहे हो, तो आप एजिंग को सुपर रॉकेट के ऊपर लेके जा रहे हो और आप बढ़ा दे रहे हो। यानी आप बूढ़े नहीं होंगे, आप खतरनाक वाले तरीके से बूढ़ा होना चालू हो जाओगे अगर आपने रात को 6 बजे के बाद में चाय लेना चालू करोगे। बिकॉज द मोमेंट यू आर टेकिंग कैफीन आफ्टर 6 o'clock, 6 बजे के बाद में अगर आप कैफीन का इंटेक कर रहे हो, आप कभी भी रेस्टफुल स्लीप नहीं ले पाओगे। द मोमेंट यू आर नॉट टेकिंग रेस्टफुल स्लीप, व्हेन यू कांट स्लीप प्रॉपर्ली, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू कि आप अपने एजिंग को रोक पाओ। तो आपकी एंटी एजिंग के लिए आपका स्लीप थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप जिस लेवल पे आप क्वालिटी ऑफ नींद है, जिस क्वालिटी ऑफ लेवल पे आपकी नींद है, उस लेवल के ऊपर आपका एंटी एजिंग का प्रोसेस है। ठीक है, फाइन। सुवेश सर, आप मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं तो बताइए। सर, अभी जहाँ तक जो भी आपने सवालों के जवाब दिए हैं, तो उससे मुझे ये तो क्लियर हो गया कि हमको डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को लो कर देना है, कार्बोहाइड्रेट्स को लेस कर देना है, ताकि हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी लो हो। अब ये सवाल आ जाता है कि मतलब जो एक्सरसाइज जैसे टबाटा हो गया और जो हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज हो गई, तो उसको करने के बाद में जो हमारी एनर्जी डेफिशिएंसी होती है, तो वो एक बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि मतलब उसको कैसे हम रिकवर करें। एनर्जी डेफिशिएंसी होता है, उसको कैसे रिकवर करें। तो मैं इसमें एक बात बताता हूँ कि मान के चलो कि आई एम डूइंग लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस और मैं देख रहा हूँ कि मेरा शुगर का क्रेविंग कम नहीं हो रहा है। पहली बात, मेरे को ये बात समझ में आना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। मान लो कि द पीपल आर हैव डन दिस क्लास और उसके बाद में वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं इस सवाल से जवाब दे रहा हूँ कि वो सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। पहली चीज तो जब वो ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं जो मैंने अभी बताया है, उसके बाद में अगर वो 3 चीजें फील कर रहे हैं, पहली बात तो लो एनर्जी, दूसरी बात उनका मीठा खाने की टेंडेंसी बढ़ रही है, उनको मीठा खाने की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है, और तीसरी बात उनका स्लीप के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब कि वो इस एंटी एजिंग प्रोग्राम को गलत तरीके से लेके जा रहे हैं।
एनर्जी लो का सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या लेना चाहिए। आपका मीठा खाने का टेंडेंसी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन कि आपके बॉडी में अच्छा वाला न्यूट्रिशन कितना कम है। तो जितने भी लोगों को खाना खाने के बाद में मीठा खाने की इच्छा होती है, वो एक क्लियर इंडिकेटर है कि उनका खाने की क्वालिटी सबसे बकवास है। उनके खाने की क्वालिटी, वो खाने की क्वांटिटी तो ठीक है, बट उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है खाने के अंदर, आपको हरदम खाना खाने के बाद में नींद आएगी, पहली बात। दूसरा, आपको खाना खाने के बाद में मीठा खाने का इच्छा होगा। तो आपको सर मेरे सवाल का जवाब मिला सुवेश सर? यस सर। ओके फाइन। ओके मेरे पास एक सवाल और आया है मैम। सर वो एंटी एजिंग का जो हमारा 3 डेज का प्रोग्राम है उसके बारे में सर डिटेल में बताएंगे सर? ये अभी हम प्रोग्राम किस तरीके करने वाले हैं? ओके इससे पहले मैं सर मैं ना दिलीप जी का हाँ जी। तो दिलीप जी आप अगर मेरे सामने ऑनलाइन आ जाएंगे, दिखने लग जाएंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपको जवाब देने। मैंने उनको अनम्यूट भी कर दिया सर। यस ओके फाइन। तो दिलीप जी आप मुझे आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, प्लीज बताइए, वापस बताइए। मेरा क्वेश्चन है सर कि स्नोरिंग हो तो उसके लिए भी कुछ डाइट कंट्रोल या कुछ कर सकते हैं हम लोग? सर स्नोरिंग का प्रॉब्लम का मतलब ये है, मैं एक बार फोन को अपने हाथ में लूंगा, आपकी नाक की मसल्स, आपकी गले की मसल्स और आपकी पीछे वाली मसल्स वीक होने लग गई है। तो जब आप सो रहे हैं, आपकी जीभ ऊपर की तरफ टच हो जाती है और वो अलाउ नहीं करती आपके ब्रेथ को आना और जाना। तो वो क्या करता है, आपके अवरुद्ध कर देता है आपके सांस को। तो वो जैसे ही आपके सांस को अवरुद्ध कर देता है, आपको स्नोरिंग चालू हो जाता है। और स्नोरिंग आपका वन ऑफ द साइड इफेक्ट है आपकी पूरी लाइफ स्टाइल का। आपकी लाइफ स्टाइल का साइड इफेक्ट है आपका स्नोरिंग। आपका नींद के अंदर रिगर्जिटेशन मतलब खट्टी डकार आना, आपका रात को उठ के पानी पीना, आपका रात को यूरिन पास करना उठ के। हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइंड है कि हम जब रात को सोएं तो सुबह ही उठे। अगर हम रात को उठ के पानी पी रहे हैं, स्नोरिंग हो रहा है, तो स्नोरिंग होता है आप तभी आप उठ के पानी पीते हो रेगुलरली, क्योंकि आपका गला सूख जाता है स्नोरिंग की वजह से। और स्नोरिंग होने की वजह ये है आपकी एब्डोमेन वाली मसल्स वीक हो जाती है और ये अलाउ नहीं करती आपके नेक मसल्स को रिलैक्स करने की। तो वो स्पाज्म में आके आपको स्नोरिंग करता है। अगर आप मुझसे इसका तुरंत फुरत जवाब पूछोगे कि सर मैं क्या करूं कि मेरा स्नोरिंग खत्म हो जाए, तो मैं आपको सिर्फ एक ही जवाब दूंगा सर। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने कैफीन इंटेक को कम करो, यानी आप अपने टी और कॉफी को कंट्रोल करो, पहली चीज। और दूसरा, आप कंट्रोल करो अपने वेट को। अगर आप ओवरवेट हो तो आप अपने वेट को कंट्रोल करो। और तीसरा, हाई लेवल ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो जिससे ये मसल सारी स्ट्रांग हो। और मैं अगर आपको अगर हार्ट डिजीजेस नहीं है और हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ स्नोरिंग का, जो हम लोग नॉर्मली पेशेंट्स को यूज करते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, स्नोरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आपका टेपिंग कर देते हैं मुंह के ऊपर। टेप ऊपर से नीचे तक आती है, 3 टेप लगाते हैं ऊपर से नीचे तक। ओके फाइन। और फिर एक टेप लगाते हैं यूं, ऐसे करके टेप लगाते हैं, पहले यूं यूं यूं, और फिर टेप को ऊपर यहाँ लगा देते हैं और टेपिंग करके हम सो जाते हैं। तो टेपिंग करके हम जब सोते हैं तो हम मजबूरन हमें सांस नाक से ही लेनी पड़ती है और हमारी स्नोरिंग डे 1 पे 50% तक डिक्रीज हो जाती है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करते हैं कि मान के चलिए ये मेरा एक पट्टा है, मैंने इस पट्टे को यूं बांध लिया, चुन्नी या पट्टा को यूं बांध लिया कि मेरा मुंह बंद हो गया। ये हमारा दूसरा तरीका है स्नोरिंग को कंट्रोल करने का। जब आप मान के चलो चुन्नी आपने ले ली, चुन्नी से आपने अपना चेहरा बांध लिया, यूं करके आपने चेहरा बांध लिया और ऊपर की तरफ गिठान लगा दी, तो ये आपका एंटी स्नोरिंग का दूसरा तरीका है। ये दोनों तरीके सुपर कारगर है एंटी स्नोरिंग के लिए। आप इनको कर सकते हो, बशर्ते आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, हार्ट प्रॉब्लम नहीं।
हाँ हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप कर सकते हो। ओके फाइन। मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है जिन्होंने मुझे बोला है कि प्लीज मेरा नाम नहीं बोलिएगा, तो मैं उनका क्वेश्चन पढ़ देता हूँ बिना नाम उनका नाम बोलिए। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे ब्रीदिंग इश्यूज है। ओके तो आपका ब्रीदिंग इश्यूज है, इसका मतलब ये कि व्हेन यू आर डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप दो गलती कर रहे हैं। पहली बात तो आपका पेस ऑफ ब्रीदिंग ये बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज गलत क्रम में कर रहे हैं। अब मान के चलिए मैंने आपको प्रोग्राम का बहुत सारा पार्ट यहाँ पे दिया, तो मैं प्रोग्राम में करवाने वाला क्या हूँ? मैं प्रोग्राम में ये करवाने वाला हूँ कि ये जितने भी प्रोसेस है उनको मैं सिर्फ आधे घंटे के प्रोसेस में बना दूंगा, आपके मॉर्निंग रूटीन को आधे घंटे के रूटीन में बना दूंगा, जिसके अंदर हम ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फास्टिंग का तरीका, बैलेंसिंग का तरीका जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं करी है, उनको सब तरीके को एंटी एजिंग के प्रोग्राम में बना देंगे, जो प्रोग्राम मैं लाइफ लॉन्ग कर सकता हूं। अपूर्वा का एक सवाल आया है, मैं इस वाले आई थिंक मैम आपको जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको जवाब मिल गया। फाइन ओके डन। ओके तो इसके अलावा सुरेश सर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है? सर अभी ये है कि लाइक आपने तरीका जो बताया है बहुत सुंदर तरीका है, वो हम लाइक अपना भी सकते हैं, बट सर क्या हम फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रोग्राम या फिर ऐसा कुछ लेके आ सकते हैं जिससे हम जो आपने जो तरीका बताया है उसको हम लोग एक फॉलो कर सके? क्योंकि वास्तविक रूप में करना, जो प्रैक्टिकल रूप में करना और जो सुनना उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो क्या वैसे प्रोग्राम होगा शॉर्ट कि हम लोग उसको एक थोड़ा प्रैक्टिकल कर पाए और आपके मतलब उसको एक अपने लाइफ लॉन्ग उसको अपना पाए? बहुत देखिए सुरेश सर, जो प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है, मैंने प्रोग्राम जो डिजाइन किया है वो 3 दिन का प्रोग्राम है, मात्र 3 दिन का प्रोग्राम है। फाइन ठीक है। और उस 3 दिन के प्रोग्राम के अंदर मैं आपसे एक एग्जांपल देके बात करूंगा। आपने ब्रूस ली के बारे में सुना होगा, ब्रूस ली आपने देखा होगा। ब्रूस ली की एक अपनी एक स्टाइल है लड़ाई करने की। तो उन्होंने क्या करा, ब्रूस ली ने बॉक्सिंग में से, ताइक्वांडो में से सब बेस्ट स्टाइल ले ली और अपनी एक स्टाइल बनाई सेल्फ डिफेंस की, जो ब्रूस ली की स्टाइल जानी जाती है। इसी तरीके से जो हम 3 दिन का प्रोग्राम करेंगे, हम उसमें 3 दिन के प्रोग्राम में वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस एथलीट्स और कॉमन मैन फॉलो करते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन के अंदर, जिससे उनकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स यानी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को लो कर सकें, साथ में ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें और थर्ड ओवरऑल हेल्थ को बढ़ा सकें, कि फाइनली उनका एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाए। हम ऐसा प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है जो 3 दिन का प्रोग्राम है। इस 3 दिन के प्रोग्राम में हम लोग वो सारी बेस्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस हम करने वाले हैं। यानी इसके अंदर हम पिलाटेस करने वाले हैं, हम इसमें योगा करने वाले हैं, हम इसमें हल्का सा पुशअप्स और स्क्वाट्स करने वाले हैं जो एक बुजुर्ग के हिसाब से डिजाइंड है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का कुछ पैटर्न है, डिजाइन है, और सबसे इंपॉर्टेंट डाइट एंड फास्टिंग के ऊपर हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना, इंसुलिन के लेवल को कैसे मेंटेन करना है, अगर मुझे भूख लगती है और मैं फास्टिंग नहीं कर सकती तो उसका तरीका क्या है, और अगर मुझे फास्टिंग करनी है तो मैं कितने दिन तक कर सकती हूँ, मेरे को अगर फास्टिंग रेगुलरली नहीं करनी है तो मैं क्या कर सकूं। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग उसमें फोकस करने वाले हैं। दिलीप जी, आपका एक सवाल है जो मैं आपको अभी आपने जो मुझसे सवाल पूछा था मैं आपसे जवाब पे आऊंगा। एक बार मैं सुवेश सर को फ्री कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सुवेश सर, आपको मेरा सवाल मिला? हाँ सर, मुझे आपका जवाब मेरा जवाब मिल गया, और मुझे जरूर एक्चुअली जो प्रोग्राम है मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और ये यूपाका के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमें जो रेगुलर रूटीन में लाने के जो ये प्रोसेस है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और मैं भी इसमें जुड़ना चाहूंगा, और इसमें जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको सुधारना चाहूंगा। ओके, मैं आपको एक बात मैं यहाँ पे हाँ बोलिए मैम। जी सर, तो जो सर हम प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं उसके लिए मैंने एक पोल, छोटा सा पोल डिजाइन किया है। मैं ऑडियंस से जानना चाहती हूँ कि आप एक जो हम 3 डेज का एंटी एजिंग प्रोग्राम जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें आप क्या चाहते हैं, उसमें आप हमसे व्हाट यू वांट इन दैट प्रोग्राम,
तो एक मैंने पोल स्टार्ट किया है। अच्छा, आपने लोगों से पोल किया? हाँ ठीक है, फाइन। मैंने एक पोल स्टार्ट किया है, इसमें आप वोट कर सकते हैं कि आप एंटी एजिंग प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं उसके साथ आप क्या चाहते हैं। वुड यू वांट एज रिवर्सल प्रोग्राम विद वेट लॉस, एज रिवर्सल प्रोग्राम विद पेन फ्री लाइफ, डू यू वांट एज रिवर्सल प्रोग्राम विद बैलेंस्ड हार्मोन लाइफ। आप मल्टीपल क्वेश्चन, आप मल्टीपल आंसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एक से ज्यादा कुछ इफ यू वांट इन द प्रोग्राम। This poll is to understand एक यूपाका नेचुरल थेरेपी सेंटर के माध्यम से हम समझना चाह रहे हैं कि आप क्या प्रोग्राम में चाहते हैं, आप अपने लाइफ में क्या ऐड करना चाह रहे हैं, आप लाइफ में क्या इंप्रूव करना चाह रहे हैं। एज रिवर्सल तो आई एम श्योर ये प्रोग्राम ही एज रिवर्सल है, साथ साथ आप क्या चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। दिस वुड बी अ 3 days प्रोग्राम एट यूपाका नेचुरल थेरेपी सेंटर। वी आर प्लानिंग टू डू इट ऑनलाइन, जिसके डिटेल्स हम आपको ईमेल पे भेजेंगे, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे रहेंगे। बट बिफोर दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड कि आप ये प्रोग्राम से चाहते क्या हैं, करना क्या चाहिए हमें प्रोग्राम में, वो हम समझना चाह रहे हैं सर। व्हाट यू वांट। I'll close this poll in 5 seconds. जिसने भी वोट नहीं किया प्लीज वोट कर दीजिए। 65% वोटिंग आ गई हमारे पास। 5 4 3 2 1 I'll end this poll. Thank you. तो सर आप देखोगे सब एज रिवर्सल प्लस वेट लॉस पे काम करना चाह रहे हैं। ओके फाइन। Yes, and of course pain free life and balanced hormone life is also what people want. ओके तो मैं एक बार दिलीप जी का एक सवाल है जो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। दिलीप जी ने एक सवाल पूछा था जी। उनका सवाल था कि वो चाय छोड़ दें। ही टेक्स टी ट्वाइस इन अ डे, 2 बार लेते हैं, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक इवनिंग में लेते हैं, तो क्या वो टी छोड़ दें? उनका वही क्वेश्चन था। चाय पी सकते हैं बट उनको चाय पीने का मेनली उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि व्हेन ही इज टेकिंग टी तो उनको एक बार दिलीप जी को अनम्यूट करेंगे मैम, उन्होंने मैसेज किया मेरे को। कर दिया। हाँ दिलीप जी आप बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सर सवाल ये है कि जो उन्होंने फीडबैक मांगा कि व्हाट वी रियली वांट इन 3 days ट्रेनिंग, तो मैंने उसमें लिखा स्पेसिफिक सम वेट रिडक्शन, फूड हैबिट जो है से आफ्टर ब्रेकफास्ट वी टेक टी। in my gut feeling that is not a good habit but still we are continuing this habit. तो आपने बताया कि चाय मुझे कम करनी चाहिए, कॉफी मैं नहीं लेता हूँ, ओके कभी कभार महीने में, बट एवरी डे 2 मिनिमम तो हो जाती है, कभी एक ज्यादा भी हो सकती है, तो इसे कम करना है या बंद करना है? आई कैन डू दिस। आइडियली आपको ब्रेकफास्ट के बाद में चाय नहीं लेनी चाहिए, आप दिन में कभी भी ले सकते हैं और आपकी लास्ट चाय 2 बजे से पहले तक हो जानी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी फूड से पहले आधा घंटे तक आपको नहीं लेना है। फूड के बाद लेना हो तो? फूड के बाद में आप ले सकते हो लेकिन कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। अच्छा ओके ओके फाइन ठीक है। और हाँ थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। हाँ बताइए मैम। जी सर, तो जैसे हमें जवाब मिला है कि व्हाट पीपल वांट फ्रॉम द प्रोग्राम, देयर इज वन मोर स्मॉल पोल दैट वी हैव डिजाइंड। मैं एक वो पोल भी शेयर करना चाह रही हूँ कि ये एज रिवर्सल प्रोग्राम में आप अपने लाइफ में अपने फिजिकल हेल्थ को लेके किस चीज से लेके ज्यादा वरीड है एंड आप किस चीज पे काम करना चाह रहे हैं, मतलब योर एजिंग, योर स्ट्रेस लेवल, योर सेक्सुअल लाइफ, योर डिफिकल्टी इन डूइंग एक्सरसाइज, ये जो जनरल हमारे इश्यूज है, आप किस किस चीजों पे काम करना चाह रहे हैं। आप मल्टीपल, अगर आपके चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल आंसर्स है, 2-3 चीजों पे आप काम करना चाह रहे हैं तो प्लीज उस पर भी वोट कीजिए, तो वी अंडरस्टैंड एंड वी वर्क ऑन इट। हमें वोट आ रहे हैं एंड lot of people want to work on their aging, lot of people want to work on their anxiety, stress. 50% वोट आ गए हैं। I will request others also vote कर दीजिए so we get to know.
सर डॉक्टर सुरेश सर, डॉक्टर विक्रम सर, ये तो एक चीज हमें समझ में आ गई है कि एक तो एजिंग एंड वेट लॉस पे सब काम करना चाह रहे हैं. Everybody wants to work on it. Everybody wants to look younger. Everybody wants to be healthier when they grow old. Age is just a number वाला concept पे everybody believes कि जब हम बड़े हों, बूढ़े हों, मतलब सिर्फ नंबर से हो, बाकी हमारी शक्ति, हमारी चीजें कम नहीं हो. देखिए मैम, मैं इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ आपको एक ही बात बताऊंगा कि जो मुझे फाइनली जो मैं दे सकता हूँ लोगों को, पहली चीज तो मैं जो दे सकता हूँ उनको एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जिससे दे कुड लुक यंगर देन एज. ओके. एंड सेकंड चीज, इस प्रोसेस के अंदर वो पहली चीज तो ये कर सकते हैं कि यंगर लग सकते हैं, ओवरऑल हेल्थ उनकी इंप्रूव होगी. ठीक है. और तीसरा चीज उनका, दे विल फील यंगर एंड लाइटर, क्योंकि कभी भी कोई भी एजिंग प्रोसेस, कोई भी एजिंग प्रोग्राम विदाउट वेट लॉस नहीं चल सकता. कोई भी एजिंग प्रोग्राम विदाउट आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नहीं चल सकता. मैं ये जानता हूं कि ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, वो 3 से 4 दिन तक हो सकता है, बट 3 दिन का प्रोग्राम बहुत ज्यादा क्लोज नेटेड रहेगा. कुछ होमवर्क्स रहेंगे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स को करने होंगे, कुछ एक्सरसाइजेस होंगी जो उनको रेगुलर करनी होगी, और एक्सरसाइज के अंदर हमारे बीच में ये प्रोग्राम लगातार 3 दिन नहीं होगा. इट वुड बी इन ब्रेक्स में रहेगा, और एक दिन वो हमारे ट्रेनर्स के साथ में एक्सरसाइजेस करेंगे. साथ में इस प्रोग्राम के साथ में हम नेचुरोपैथी के कुछ तरीके उनको देंगे एज ए गिफ्ट, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि एंटी एजिंग में नेचुरोपैथी के कौन कौन से तरीके हम लगा सकते हैं. Absolutely sir. What we understand कि जो आप एंटी एजिंग का प्रोग्राम देंगे वो हमारे लाइफस्टाइल में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हमारे फूड हैबिट्स में हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कौन कौन से कर सकते हैं, यानी नेचुरल तरीके से हम किस तरीके से हमारी बॉडी फंक्शनिंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टीरॉइड्स और एनी काइंड ऑफ अदर मेडिसिन. नेचुरली हम चीजों से खा के, क्या चीज एक्सरसाइज करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, इन तरीकों से किस तरीके से हम अपने मैम यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यहाँ पे सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है मैम, यहाँ पे एक्सरसाइजेस हैं बैलेंसिंग को लेकर. आपका बैलेंस एजिंग में जाना ही जाना है, तो मैं बात करूंगा बैलेंसिंग एक्सरसाइज की, मैं बात करूंगा कोर एक्सरसाइजेस की, मैं बात करूंगा आपके इनकी, और पिलाटेस के अंदर में मैं एक्सरसाइजेस लूंगा, योगा में से कुछ एक्सरसाइजेस लूंगा, नॉर्मल किक बॉक्सिंग में से कुछ एक्सरसाइजेस लूंगा. वो एक्सरसाइजेस होंगी जो एक जनरल पब्लिक 40 साल से ऊपर एक बुजुर्ग इंसान कर सकता है. मैं वो एक्सरसाइजेस लेने वाला हूँ. ओके सर, ठीक है. सो हम प्रोग्राम डिजाइन करके वी विल बी शेयरिंग इट ऑन ईमेल्स विद एवरीबॉडी. हम हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, सब जगह शेयर करेंगे कि प्रोग्राम कब है, कैसे होने वाला है, प्रोग्राम के डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे. एंड ऑफ कोर्स वी वुड लाइक कि आप सब हमारे साथ जुड़े, आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो एंटी एजिंग पे काम करना चाह रहे हैं उनके साथ जुड़े, उनको भी आप सब लाएं जो ये प्रोग्राम पे हेल्प कर सकते हैं, जिनके लिए भी ये हेल्पफुल हो. सो दैट इज डॉक्टर विक्रम जी, वेयर वी कैन कंक्लूड. Yes ma'am. So yes, we will be planning the program, designing the program and sharing with you all very soon. And Uttam sir, if you would like to add something to conclude the program, sir, before we conclude the program. No, I think today very important issues, that is energy and aging, and also the snoring, what Dilip ji has asked. This is a very bigger problem, more particularly for the wives nowadays. Because so what our center can help in this particular issue, right? And also the gastric problem is also there, which creates a lot of disease. So I think Dr. Vikram and Suvesh both are doing great job, and I want that the social platform which we have created in the memory of my mother. So what maximum, because after the COVID programs, everybody will be very much health conscious, and what best we can do for the society. I think Neha ji, your team, along with all the doctors, I would like that more we can give to the society. That should be an objective of
Upaka Naturopathy Center. Thank you all, and God bless you all. Thank you very much, sir. Thank you for your kind words. Ma'am, we should conclude the program, and there are few questions जो अभी भी लोगों participants के मन में है. I would request you कि मैम आप मेरे नंबर उन लोगों को पहुंचा दीजिए. If they want to contact me, they could मेरे से वो directly question पूछ सकते हैं. Absolutely, absolutely. मैं हमारी email ID भी डाल देती हूँ. जिसके पास भी जो questions है वो अपने questions हमें भेजिए, जरूर भेजिए. मैं हमारी email ID chat box में डाल रही हूँ, हमारे नंबर डाल रही हूँ. You can send your questions via SMS, via WhatsApp, via email. I'm just putting the numbers also. Can you? हम Facebook पे भी है, Instagram पे भी है, वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, और Twitter पे, LinkedIn पे, you can connect to us anywhere you are. Feel free to that. Thank you. Vikram sir will conclude. Suresh sir will conclude. Ji. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. I'll end the meeting now. Thank you. Thank you. Take care, everyone.